क्लास में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा काम सबमिट किया, जो आपकी क्लास में आर्टिस्ट थे उन्होंने खुद से ड्राइंग्स बना के इंतहाई मेहनत से काम सबमिट किया। जो आपकी क्लास में ग्राफिक डिजाइनर थे उन्होंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके स्टोरी बोर्ड्स, उनकी एडिशनल स्किल्स थी जिसकी बेसिस पे किया। और जिन लोगों के पास वो स्किल्स नहीं थी उन्होंने तस्वीरें खींच के किया। अब खुद आपने भी तस्वीर को, पिक्चर फ्रेम को ग्रैब करके सबमिट किया। स्टूडेंट से मैंने ये कहा था कि वो मुझे एक स्टोरी बोर्ड को सबमिट करें, जिससे ये पता चले कि उनको इतनी समझ आ गई है कि स्टोरी बोर्ड के अंदर शॉट्स की वैरायटी क्या होती है। किसी जगह क्लोजअप होता है, किसी जगह लॉन्ग शॉट होता है, किसी जगह पे मिड शॉट होता है, किसी जगह वाइड शॉट, एस्टेब्लिशिंग शॉट। पिछली क्लास में हमने खास तौर पे फिल्म लैंग्वेज के ऊपर काम किया था कि किस शॉट को आप किस नाम से बुला सकते हैं, राइट। पिछली क्लास में हमने स्टोरी बोर्डिंग की, और इवन हालांकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे आप लोगों से फॉर इंस्टेंस लाइटिंग डिस्कस करनी पड़ जाती है, मुझे आप लोगों से 180 का और 2/3 का रूल डिस्कस करना पड़ा पिछली क्लास में। हालांकि ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपके कैमरा टीचर को या जो फिल्म मेकिंग के टीचर्स हैं ये उनके उसमें जाता है, लेकिन चूंकि इन चीजों को स्टोरी बोर्डिंग से अलग नहीं किया जा सकता, तो दैट इज द रीजन कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से फिल्म लैंग्वेज और 180 और 2/3 के रूल्स इन पर्सन डिस्कस किए, ताकि जब आप स्टोरी बोर्ड्स कंसीव करें यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट। इस स्टोरी बोर्ड में मैं ये देख रही हूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दी, और आपने S1 और उसके साथ डिस्क्रिप्शन, इसमें आपकी ऑडियो की कोई डिटेल मौजूद नहीं है, उसमें ऑडियो का एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका स्टोरी बोर्ड है इसमें ऑडियो या वॉइस मौजूद नहीं थी? मैम मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है सॉफ्ट एम्बियंस ऑफ साउंड का। मैंने आपसे मैंने बड़ा क्लियरली कहा था ना कि आपने डिस्क्रिप्शन की लाइंस अलग लिखनी है, डिस्क्रिप्शन के नीचे ऑडियो को अलग से लिखना है, जिसमें डायलॉग अलग से आएगा, म्यूजिक का अलग से आएगा, और एम्बियंस का चौथे नंबर पे आएगा। अब आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने लिखा बर्ड आई व्यू ऑफ टोम विच इज टेकन बाय ड्रोन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये ड्रोन से ही लिया हुआ है, यू आर श्योर? पैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पे कोई साउंड के बारे में मौजूद कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। वहां से मतलब इस चीज का तो श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे सामने कोई दूसरा घर है जहाँ से वो ले रहा है। इतनी ऊपर तो ड्रोन ही फ्लाई कर सकता है। ऐसी बात नहीं है। ड्रोन तो अभी इतनी फिल्म मेकिंग तो 125 साल पुरानी है, ड्रोन तो 125 साल पुराना नहीं है ना। अच्छा मैम मुझे ये लेकिन ये बताइए। ड्रामा इतना पुराना नहीं है, ये अभी का है, ये रिसेंटली है। हाँ तो कोई बात नहीं, आपने अभी कह दिया कि यू आर नॉट श्योर कि ये ड्रोन से ही है, आपने ड्रोन लिखा था तो इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि आर यू श्योर। मुझे ये बताइए, ये जो फ्रेम आपके सामने खुला है इसके बारे में, साउंड के बारे में यहाँ कहाँ लिखा है? आपने कहा उसी में लिखा हुआ है साउंड के बारे में, तो मुझे बताइए कि यहाँ साउंड के बारे में क्या लिखा है? मैम उसके अंदर, इसके अंदर साउंड की जो है सिर्फ एक ही वो एक ही बीट चल रही है, सिर्फ बीट ही है इसके अंदर। अब बीट का वो मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं, कोई इसके अंदर डायलॉग्स तो है नहीं है, देखें सिर्फ एक आप, सॉन्ग है उसके। देखें ये आपके ये जो दो आखिरी लफ्ज है ना, एम्बियंस एंड म्यूजिक, देख रहे हैं आप यहाँ लिखे हुए? मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिखने के बजाय नीचे ले जाती। अब एम्बियंस ऑफ साउंड म्यूजिक ये क्या चीज है? साउंड म्यूजिक एम्बियंस, तीन वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे तो ये लगता है कि आपको शायद इन तीनों का फर्क नहीं पता। अब ये देखें ना, ये मैंने आपसे कहा था डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखेंगे, उसके बाद अब ये साउंड के बारे में 3 लाइनों में इंफॉर्मेशन आनी थी। और मिसाल के तौर पे साउंड का क्या मतलब है आप बताएंगे मुझे? साउंड का क्या मतलब है? ठीक है, अब ये इस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन देनी थी, और ये ऑर्डर तकरीबन मैंने हर क्लास में एक्सप्लेन किया कि आप मुझे स्टोरी बोर्ड में डिस्क्रिप्शन जो है वो इमेज की और एक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और एंड एवरी टाइम आई सेड कि साउंड की इंफॉर्मेशन उसके नीचे जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि आपने जो सेंटेंस लिखा था, सॉफ्ट एम्बियंस ऑफ साउंड म्यूजिक, इसका क्या मतलब है?
मैम साउंड जो है वो हर तरह की आवाज है, और जो ओके, म्यूजिक म्यूजिक है, जी बोलिए। म्यूजिक इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है इसका, मतलब जैसे कोई सॉन्ग वगैरह प्ले हो रहा है। ऑल राइट, चलें, मान लिया बैकग्राउंड म्यूजिक और एम्बियंस। मैम एम्बियंस वो है इसके अंदर जो भी मतलब उनके वो डायलॉग्स वगैरह बोल रहे हैं, या जो भी उनके उसके साउंड के अंदर जो। ओके, एनीवन एल्स? कोई और है जो इसको हेल्प करेगा जुहेब को कि एम्बियंस का क्या मतलब है? एनीबडी? मैम मैम इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में की सराउंडिंग की जो है साउंड जो होती है, इन्वायरमेंट की साउंड एम्बियंस होती है। और जो साउंड होगा वो जो भी कुछ उस पे चल रहा होगा, अगर लिरिक्स हैं गाने के और म्यूजिक के साथ, वो होगा हाँ, एम्बियंस इन्वायरमेंट वो की। उस हद तक तो इसने बिल्कुल सही कहा था। ही वॉज राइट व्हेन ही सेड कि ऑल सॉर्ट ऑफ साउंड। तो फिर उसने जो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे डायलॉग जो है वो सबसे ऊपर आएगा। डायलॉग हो गया, वॉइस ओवर, या कोई भी चीज, अगर डॉक्यूमेंट्री है तो वॉइस ओवर या नरेशन, राइट? तो साउंड में डायलॉग, वॉइस ओवर, म्यूजिक, एम्बियंस, सब चीजें शामिल हैं। तो निम्रा, आपने जो इसको अभी बताया एम्बियंस के बारे में, उसको थोड़ा सा, इसको जरा आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दें। ने कहा कि डायलॉग वगैरह में हम ये लिखेंगे वॉइस ओवर चल रहा है या कुछ भी सॉन्ग का बनाया, तो उसमें हम क्या लिखेंगे फिर? नहीं, देखें, वो तो लिरिक्स तो आप यहीं लिखेंगी ना। लिरिक्स अगर आपने लिखनी है तो लिरिक्स आप यहाँ लिख दें, मैम वो क्योंकि लिरिक्स आप, के अंदर अब वो उसके अंदर लिरिक्स के अंदर वो झूम झूम ही है। अब उसके अंदर लिरिक्स को वो सारे गाने के अंदर वो झूम झूम है और आ का साउंड आ रहा है। अब अब उसको किस तरह से लिखें? यहाँ पे कम से कम ये लिख दें कि झूम झूम सॉन्ग बिगिंस। आप सिर्फ लिख दें कि यहाँ पे झूम झूम सॉन्ग बिगिंस, या म्यूजिक के सामने लिख दें कि झूम झूम सॉन्ग बिगिंस। अंग्रेजी में लिख दें, उर्दू में लिख दें, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आप यहाँ पे लिख दें झूम झूम सॉन्ग बिगिंस। अगर आपको ये लग रहा है, और कोई एम्बियंस है तो उसके बारे में लिख दें। अगर कोई डायलॉग होगा तो लिखेंगे, वॉइस ओवर होगी तो लिखेंगे। अदरवाइज आप सिंपली यही लिख देंगे कि डायलॉग वॉइस ओवर नहीं है, तो सिंपली राइट म्यूजिक के झूम झूम सॉन्ग बिगिंस लिख दें। और अगर एम्बियंस के बारे में आपको किसी भी किस्म की एम्बियंस सुनाई दे रही है तो आप लिखेंगे, वरना वो भी नहीं लिखेंगे। आप सिंपली दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द साउंड। अगर आप जी यहाँ पे मैम। कह रहे हैं कि यहाँ पे झूम झूम सॉन्ग शुरू हो रहा है, तो वो उसके नीचे लिख दें। फ्रेम को यूट्यूब से कैप्चर करने में तो कोई इतनी मेहनत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक फ्रेम कैप्चर करना है। असल मेहनत तो ज्यादा मेहनत उन लोगों को करनी पड़ी जिन लोगों ने या तो ड्राइंग्स की, और या फिर जिन लोगों ने उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिस तरह मोहम्मद अली ने किया था कि उसने सॉफ्टवेयर यूज की फॉर क्रिएटिंग दोज इमेजेस ग्राफिकली, ठीक है, लाइन ड्राइंग क्रिएट करने के लिए। क्योंकि मैं आपका सिर्फ स्टोरी बोर्ड देखना चाह रही थी, आई वांटेड के मुझे ये पता चले कि आपको वैरायटी ऑफ शॉट्स का सेंस है, राइट? क्योंकि ये जैसे ये एक बहुत वाइड शॉट है, उसके बाद ये वाइड के मुकाबले में ये क्लोज शॉट है। आपको जो इसका ये जो छोटी सी मेहराब है, ये बहुत करीब से नजर आ रही है, और उसके पीछे सिटी का व्यू नजर आ रहा है। दिस इज अ डिफरेंट शॉट फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है? जी ये एक और तरह जी का शॉट है, ये एक और तरह का शॉट है, फिर ये थर्ड टाइप ऑफ शॉट है जिसमें आपको बर्ड्स फ्लाई करते नजर आ रहे हैं। तो जी मैम। इसकी फर्स्ट असाइनमेंट का तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि आप लोगों को अंदाजा हो कि आप शॉर्ट्स को मुख्तलिफ तरीके से ले सकते हैं, आपको वैरायटी का अंदाजा हो, आपको ये पता हो कि स्टोरी बोर्ड में हमें इमेज के अलावा साउंड की इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। और अगर आप उस क्लास में मौजूद थे जब मोहम्मद अली अपना काम प्रेजेंट कर रहा था, तो आपने शायद नोटिस किया हो कि मोहम्मद अली ने अपने काम में कैमरा पोजीशंस, यानी लाइट की पोजीशंस ऐड की हुई थी। नॉट एग्जैक्टली कैमरा जी मैम। पोजीशंस, उसने लाइटिंग मैम कि लाइट कहाँ बहुत लाइट का आइडिया है। सोर्स, उसने लाइट सोर्स आइडेंटिफाई किया हुआ था, जो कि मैंने आपसे कहा कि इट्स वेरी नाइस टू नो कि जी स्टूडेंट्स जो हैं वो उस चीज को समझ रहे थे कि लाइटिंग से फर्क पड़ रहा था, ठीक है?
सो बेसिकली आपको मैंने आज फिर ये एक्सप्लेन कर दिया, सेम चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फॉर प्रॉबेबली जितने आपके आज तक क्लासेस हो चुके हैं, तकरीबन हर क्लास में आई हैव एक्सप्लेन टू यू द सेम थिंग कि आपको स्टोरी बोर्ड में किन किन चीजों के बारे में मेंशन करना है। फिल्म मेकिंग इज अबाउट टीम वर्क। टीम वर्क है, पेंटर अकेला काम करता है, जो बहुत सारे देखें सिंगर जो काम करता है, फिल्म मेकिंग में तो हर चीज में आपको टीम नजर आएगी। आप फिल्म बनाने जाएंगे, साउंड कोई और रिकॉर्ड कर रहा होगा, कैमरा किसी और ने पकड़ा होगा, केबल किसी और ने पकड़ी होगी, वार्डरोब किसी और के जिम्मे होगा, लाइटिंग किसी और के जिम्मे में होगा, डायरेक्टर कोई और होगा और प्रोड्यूसर कोई और होगा, राइट। सो बेसिकली आपको फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की जरूरत है कि जब आप स्टोरी बोर्ड पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि शॉट किस तरह का चाहिए और साउंड किस तरह की चाहिए, तो आपकी टीम के बहुत सारे लोगों को देन एंड देयर पता चल रहा होता है कि उन्होंने क्या काम करना है, राइट। अगर आप सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपके कैमरामैन को पता है कि जी मैंने ये शॉट्स लेने हैं, और आपके अगर किसी ने वहां पे म्यूजिक को प्लेबैक करना है और सिंगर्स ने डांसर्स ने डांस करना है, तो साउंड वाले को ये मालूम होगा कि राइट नाउ मैंने ये सॉन्ग प्ले करना है, और उसमें जो आपकी पूरी कास्ट सेट पे मौजूद है वो उस सॉन्ग पे डांस करेगी, राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग इज कि आपकी ये टीम वर्क होता है, टीम वर्क होता है। आपका जितना पेपर वर्क है, एंड स्टोरी बोर्ड इज पार्ट ऑफ योर पेपर वर्क, आपका प्री प्रोडक्शन स्टेज पे आप इसको करेंगे। आपको शायद बाय नाउ हो सकता है आप लोगों को अब तक ये भी पता हो कि अभी तक आपके जो फिल्म मेकिंग के टीचर्स ने आपसे प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के हवाले से कोई बातचीत की है? जी मैम। ठीक है, तो आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि ये स्टोरी को लिखना, स्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्टोरी बोर्ड्स बनाना, लाइटिंग को प्लान करना और लोकेशंस को रेकी करना, ये सारा काम जो है वो आप प्री प्रोडक्शन स्टेज में करते हैं। तो ये स्टोरी बोर्ड जो है ये भी आपके प्री प्रोडक्शन का ही पार्ट है, और जब आप अपना ये स्टोरी बोर्ड अपनी टीम को देंगे तो कैमरामैन को पता है कि मैंने क्या काम करना है। इसी तरह जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनको भी राइट अवे पता है कि उनको क्या काम करना है। लेकिन मैम आपने कहा था कि आपने स्नॉप्सिस लिखना है, तो मैम हमने इंग्लिश में स्नॉप्सिस लिख के सेंड किया आपको, आपने फिर कहा कि उर्दू में लिख के मुझे सेंड करो। मैम अब हम उसे उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो आपको खुद क्लियर होनी चाहिए कि आप जिस लैंग्वेज में फिल्म प्रोड्यूस करेंगे आप अपना जो है कम से कम स्क्रिप्ट उसी लैंग्वेज में लिखें, रोमन में मत लिखें, ठीक है। ये थी जोहेब की फाइल, और यहाँ आपके सामने इसी अंग्रेजी में मैंने इसी जगह तो आपके सामने झूम झूम लिखा था, ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ झूम झूम लिखा हुआ है ये, कैन यू सी ये? यस राइट। तो ये आपके सामने ही तो वर्ड की फाइल में मैंने इसमें ऐड किया, और वर्ड की फाइल आप अंग्रेजी में लिखे हैं, उर्दू में लिखे हैं, वर्ड पे तो आपको सिंपली ये आपके सामने आपके कंप्यूटर ने मेरे कंप्यूटर ने टाइप कर दिया यहाँ पे, ऑल आई डिड। तो अपने कंप्यूटर पे अगर आप उर्दू सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगी तो कोई इतना इशू नहीं है। सो बेसिकली आपको, आई डोंट नो कि आपको कहाँ और किसने कहा, आपकी क्लास में सिर्फ एक लड़की ने ये कहा था कि जी उसने सेकंड असाइनमेंट पे भी स्टोरी बोर्ड बना दिया, ठीक है। तो मैंने उसको कहा था कि चलो बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि आपकी सेकंड असाइनमेंट को, मैंने अभी तक सेकंड असाइनमेंट पे स्टोरी बोर्ड बनाने को किसी को नहीं कहा, मिड में मैंने आपकी सेकंड असाइनमेंट का स्टोरी बोर्ड नहीं मांगा, मैंने आपसे फर्स्ट असाइनमेंट का स्टोरी बोर्ड मांगा है और साथ में स्ट्रक्चर मांगा है, राइट। तो अब आपसे मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप जो लोग चाहें, तो आप में से जो लोग कंफर्टेबल हैं वो विदाउट डूइंग एनी असाइनमेंट फॉर सेकंड, एनी स्टोरी बोर्ड फॉर सेकंड असाइनमेंट, अपनी फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट की स्टोरी एंड स्ट्रक्चर जो है वो मुझे ईमेल करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो सेम मिड टर्म दिया था ताकि आप अपनी असाइनमेंट की
डिस्क्रिप्शंस को इम्प्रूव कर सकें, साउंड और साउंड की अगर डिटेल्स नहीं लिखी हुई, जैसे जोहेब के काम में अभी भी नजर नहीं आ रहा था कि साउंड को वो फुली अंडरस्टैंड कर रहा है। साउंड की अंडरस्टैंडिंग है वहाँ, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, तो उसको क्लैरिटी के साथ अलग करना था। ये असाइनमेंट दी थी ना आपने? जी 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 जी, बिल्कुल ये हाँ, देखिए इसमें आपने डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखी हुई। आपने ऑफ कोर्स आपने टाइम पे सबमिट की थी, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन जब मैंने आपसे क्लास में आपकी असाइनमेंट डिस्कस की थी, तो मैंने खास तौर पे ये बात कही थी कि मुझे पहली असाइनमेंट में, मैं हर क्लास में ये बात बार बार कहती रही हूँ कि मुझे फर्स्ट असाइनमेंट में आई एम लुकिंग फॉर डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैंने बार मैम, बार लेकिन कहा, ठीक है, आपने उस टाइम ये बात, प्लीज अच्छा साकिब प्लीज। देखिए मैं मुझे एक क्लास कंडक्ट करते हुए 10 हफ्ते से ज्यादा हो गए, ठीक है, 10 वीक्स हो गए। जी आई नो वेरी वेल कि मैं हर क्लास में, आप अपनी क्लास में आप सिर्फ अपनी बात मुझसे ना करें, मैंने क्लास में हर बंदे की फर्स्ट असाइनमेंट, जितनी फर्स्ट असाइनमेंट थी वो मैंने डिस्कस की क्लासरूम में। सारी सेकंड असाइनमेंट्स मैंने क्लासरूम में डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट असाइनमेंट हर किसी की डिस्कस की थी क्लास में। और मैंने ये कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो बुलेट पॉइंट्स में सिर्फ ये लिख रहे थे कि जी मीडियम क्लोजअप, लिख रहे थे कि जी जी ये फाइट सीन है, वो ये लिख रहे थे, मतलब उन्होंने 6-7 बुलेट्स बना के वहां पे लिखा हुआ था कि बुलेट्स में मुझे बताया हुआ था। तो हाँ जी मैंने बड़ा क्लियरली बार बार ये बात कही कि बुलेट से ये तो पता चल जाता है कि जी स्टूडेंट को पता है कि मुझे सीन में क्या करना है। लेकिन मैंने इसरार किया था कि मैं पहली असाइनमेंट बगैर डिस्क्रिप्शन के नहीं लूंगी, राइट? तो मैं आपसे, देखें मुझे आपकी ये असाइनमेंट, मैंने, अगर आप कहेंगे कि मैं इसको इसी शक्ल में रख लूं, मैं इसको इसी शक्ल में रख लूंगी, इसको इसी शक्ल में ग्रेड भी कर दूंगी इवेंचुअली। लेकिन इस जी असाइनमेंट से पता नहीं चल रहा कि आपको डिस्क्रिप्शन देनी आती है कि नहीं आती। आपको समझ में आ मैं गया कि मैं डिस्क्रिप्शन पे क्यों इसरार करती रही हूँ? जी मैम, मैं बिल्कुल क्योंकि समझ गया हूँ मैं आपकी बात। बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन पे इस वजह से इसरार कर रही थी, बिकॉज आई वांट टू नो कि जो स्टूडेंट फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है, उसको डिस्क्राइब करना आता है, वो अपने कैमरामैन को और अपने एक्टर को, देखें आपको जी आपकी फिल्म मेकिंग में अंदर आप इवेंचुअली यू वुड लर्न कि डायरेक्टिंग एक्टर, डायरेक्टिंग कैमरामैन, डायरेक्टिंग योर वार्डरोब गाय, डायरेक्टिंग योर प्रॉप गाय, आपको डायरेक्टर को इतने सारे लोगों को डायरेक्ट करना पड़ता है कि किसका क्या काम है, कौन क्या करने वाला है। जो अगर फाइट का सीन हो तो आपके स्टंट वाले को भी समझ में आना चाहिए कि आप किस किस्म का एक्शन चाह रहे हैं। तो आई केप्ट ऑन रिपीटिंग कि मैं फर्स्ट असाइनमेंट बगैर डिस्क्रिप्शन के नहीं लूंगी। ट्रस्ट मी, आपकी असाइनमेंट अगर मुझे हर चीज बता भी रही है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी असाइनमेंट मुझे कुछ नहीं बता रही, आपकी असाइनमेंट मुझे कुछ चीजें बता रही है, बट आई डू वांट टू रीड योर डिस्क्रिप्शन। ये पहली असाइनमेंट के बारे में तो मैंने इतना इसरार किया था कि आई वांट टू रीड डिस्क्रिप्शन, कि आप एक्शन को डिस्क्राइब करें। उसी डिस्क्रिप्शन में हमें अंदाजा हो जाएगा कि आपकी लाइटिंग कैसी है, आप एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट किस तरह की क्रिएट करना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं आपकी टीम के। आई कीप ऑन रिपीटिंग, फिल्म मेकिंग इज अबाउट टीम वर्क, ठीक है? तो पहली असाइनमेंट आई कैन सी कि आपने पहली असाइनमेंट टाइम पे सबमिट की, आई डिस्कस योर असाइनमेंट इन क्लासरूम। लेकिन बाय द टाइम जब आप मिड टर्म सबमिट कर रहे हैं, तो प्लीज विदाउट डिस्क्रिप्शंस कोशिश करें कि आप डिस्क्रिप्शन समेत दें। अब आती है बात आपकी सेकंड असाइनमेंट की। आप अपनी सेकंड असाइनमेंट जो है अर्लीस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपका वो मेरे पास सेल नंबर आपको व्हाट्सएप पे नजर आ रहा है, तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज हुई तो मैं आपको वहां पे आई कैन कम्युनिकेट विद यू देयर एज वेल, ठीक है? एनीबडी एल्स, आप में से किसी को कोई भी चीज कम्युनिकेट होने में अगर प्रॉब्लम है रिगार्डिंग योर फर्स्ट वन? साकिब, आपका कोई और पॉइंट है? मैम, आई विल ट्राई, अगर कोशिश करूंगा मैं मैम, अगर डिस्क्रिप्शन के साथ वो मैं कर लूँ फर्स्ट वाली भी, क्योंकि मैंने मैम इसलिए आपसे बात करने की कोशिश की थी क्योंकि मैं आई एम नॉट गुड वेल इस वजह से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो बस ठीक है, आप कोशिश कर लें कि आप इसको अर्लीस्ट प्रकाश। जी वकास,
मैडम मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की है, तो क्या आपको मिल गया? मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया असाइनमेंट का। आपने ईमेल किए, प्लीज ईमेल करें, क्योंकि ईमेल जो है वो मेरे फोल्डर में सेव रहेगी, राइट। तो असाइनमेंट्स आप लोग ईमेल किया करें, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो मैं फॉरएवर फोन में से डाउनलोड के बाद डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अभी तो हेब भी इंसिस्ट कर रहा था कि उसने स्ट्रक्चर भेजा है, मेरे पास उसका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अगर आपने ईमेल किया होता तो मैं एटलीस्ट स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बता दें मैडम, स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वकास, हम क्लास में 2-3 दफा एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो ऐसा करते हैं कि मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली आपके पास इस वक्त आपकी स्टोरी है? मैं पढ़ी होगी। राइट, मैंने आपको ये राइट टू शेयर दिया है, आप जरा अपनी फाइल शेयर करें। अगर आपके कंप्यूटर पे है, आप घर पे हैं, कंप्यूटर आपके पास है, तो अपनी जरा स्टोरी खोल लीजिएगा। वकास को मैं ये स्ट्रक्चर वाली बात, मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, आप मोबाइल पे कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में। अच्छा, आप ऑफिस में हैं और मोबाइल पे हैं। सो लेट मी टेक दैट राइट बैक। मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि किसी और स्टूडेंट की मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ से अगर हो गई तो। हाँ प्लीज, अगर आप ट्राई करते हैं तो फिर मैं दोबारा शेयरिंग राइट आपको दे रही हूँ। आप अपनी फाइल खोलिए ताकि वकास को हम जरा समझा सकें कि स्ट्रक्चर क्या है। वकास, जो मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर हमने क्लास में बहुत 3 लोगों से उनकी स्टोरीज को स्ट्रक्चर में ब्रेक करवाया था, राइट। तो जिन 3 लोगों ने अपनी स्टोरी को स्ट्रक्चर में ब्रेक किया था, उन्होंने एक्शन को इवेंट बाय इवेंट बताया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, एक लड़की की स्टोरी ये थी कि सड़क पे वो गाड़ी चलाती हुई जा रही है, सड़क पे किसी ने उससे लिफ्ट मांगी और उसने गाड़ी रोक के उसको लिफ्ट दी। सॉरी, एक कैरेक्टर जो था वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लड़की ने लिफ्ट मांगी, उसने उसको लिफ्ट दी। गाड़ी में रेडियो चलता है जिसके ऊपर किसी के मर्डर की स्टोरी चल रही होती है, तो वो लोग जनरली उस पर बात करते हैं और लड़की जो है वो डरने की एक्टिंग करती है, लेकिन स्टोरी के एंड पे पता चलता है कि मर्डरर वो लड़की ही थी। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि आप इसको एक्शन में कौन सी चीज पहले और बाद में दिखाएंगे। तो जो चीज आप एक्शन में बार बार दिखा रहे थे उसको हमने स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया था कि पहले क्या दिखाना है, दोबारा क्या दिखाना है, फिर तीसरे नंबर पे क्या दिखानी है। तो स्ट्रक्चर एक्चुअली यही था कि हमारी स्टोरी में जो एक्शन है वो किस तरीके से डेवलप होगा। तो हमें एक्शन की डिटेल देनी थी। फिर एक और स्टूडेंट था जिसने एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी रखी हुई थी कि शीशे के सामने खड़े होकर परफॉर्म कर रहा और शीशे में उसको अपनी शक्ल के बजाय मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें 1 बाय 1 नजर आ रही हैं। कभी शेर नजर आता है, तो कभी हाथी नजर आता है, कभी घोड़ा नजर आता है, या कभी फॉक्स नजर आती है। स्टूडेंट की स्टोरी में ये मुख्तलिफ एनिमल्स के नाम या डिस्क्रिप्शंस मौजूद नहीं थी, तो मैंने उससे ये कहा था कि सिर्फ ये कहना कि जी उसकी शक्लें बदलती रहती हैं काफी नहीं है। और सिनॉप्सिस में तो आप कह सकते हैं कि जी शक्लें बदलती रहती हैं, लेकिन कंप्लीट स्टोरी में आपको डिटेल्ड इवेंट बताना पड़ता है। तो जब मैंने स्टूडेंट से स्ट्रक्चर मांगा था तो मैंने उससे कहा था कि मुझे स्ट्रक्चर को बुलेट्स में यानी 1 2 3 में डेवलप कर दें। वो 1 2 3 से ये पता चल जाएगा कि जी अगर इवेंचुअली आप स्टोरी बोर्ड बनाएंगे तो स्टोरी बोर्ड में 12 स्टेप फॉर इंस्टेंस एक्शन क्या आता है। मैम मतलब कि सीन 1 सीन 2 सीन 3 इस तरह से स्ट्रक्चर में हाँ, वो उस सीन 1 2 3 का एक स्ट्रक्चर की शक्ल में बताना मतलब था। कि उसमें एक्शन क्या है, इसमें ये एक्शन हो रहा है, मतलब कुछ भी जैसे बंदा ड्राइव कर रहा है, 2 बंदे बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है। हाँ, तो आप सिर्फ ये कहेंगे ना कि 2 लोग गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। सीन 1 2 people traveling in the car. Scene 2 two women sitting in kitchen talking about their family members. Scene 3 लोग खाने पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में आपने मुझे यही दिखाना था, एक्शन बताना था कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो अभी मैंने आपसे स्टोरी और स्ट्रक्चर मांगा था असाइनमेंट 2 में, और मैंने ये कहा था कि अच्छी स्टोरी और स्ट्रक्चर डेवलप कीजिएगा ताकि हम फाइनल, हमारा देखें 5 हफ्ते रह गए फाइनल एग्जाम में,
5 हफ्ते रह गए तो इसका जी। मतलब ये है कि आप लोगों को फौरी तौर पे फाइनल स्टोरी बोर्ड बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो आप अपना फाइनल स्टोरी बोर्ड इन्हीं स्टोरीज पे भी बना सकते हैं जिनको असाइनमेंट 2 में आपने लिखा है, ठीक है। ठीक है। लेकिन इस वक्त मैंने आपसे सिर्फ मिड मांगा है, तो असाइनमेंट 2 का स्टोरी बोर्ड बिल्कुल नहीं मांगा एट दिस स्टेज। ऑलराइट वकास, जी ठीक है। आप क्लियर हैं इसको जो मैंने डिस्कशन की इसके बारे में? आप क्लियर? जी मोहम्मद अली, आप मैडम शेयर। आपका मतलब है कि यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब है कि सीन बयान करना, सीन 1, सीन 2, यानी कि इस सीन में ये हो रहा है, पहले सीन में स्टोरी। जी, ये आपको मोहम्मद अली अपना स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। मोहम्मद अली, इसको जरा साइज में बड़ा कर सकते हैं आप? हॉरिजॉन्टल और बड़ा कर लें अगर कर सकते हैं। ये आपकी मिस वर्टिकल, हाँ हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अभी हुआ था जस्ट नाउ, अभी आपने उसको हॉरिजॉन्टल किया था, वो दोबारा वर्टिकल हो गया। ये ठीक है, जरा आप इसको नंबर 1 पे जाएं। आप ये देख रहे हैं वकास, इन्होंने कहा है कि जी पहले सीन में वो फैसल जो है वो मस्जिद से निकल रहा है, दूसरे सीन में 2 लड़के जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं, तीसरे में यमुना किचन में अपनी माँ से बात कर रही है, चौथे में खिड़की से चांद दिखाई दे रहा है, आसमान पे चांद दिखाई दे रहा है, राइट। 5वें में मोबाइल फोन की घंटी बज रही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इन्होंने सिंपली ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इवेंचुअली इसी स्ट्रक्चर से ये एक स्टोरी बोर्ड डेवलप कर लेंगे फॉर हिज फाइनल एग्जाम, राइट। मोहम्मद अली, अगर आप चाहें तो इसी पे फाइनल के लिए बना लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि फाइनल के लिए यू विल लुक फॉर अ बेटर स्टोरी, तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर अ न्यू स्टोरी फॉर योर फाइनल एज वेल। और अगर इसको करना है यस तो मैम, इसी का बना लें, ठीक है। तो यस आई मैम। थिंक कि आपको ये वकास, ये स्ट्रक्चर वाली बात क्लियर हो गई है कि स्ट्रक्चर में आप सिर्फ डेवलपिंग एक्शन बता रहे हैं कि पहले पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, सिर्फ डेवलपिंग एक्शन है। एक्शन कैसे डेवलप हो रहा है आपकी स्टोरी में, ठीक है। आपको एक छोटी सी मैं टिप देती हूँ। वो छोटी सी टिप ये है कि आप जो टीवी पे ड्रामाज या सोप्स या जो भी चीज देखेंगे, तो आप देखेंगे कि काफी सारे सीन्स जो हैं वो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आप नोटिस करिएगा कि टीवी पे जो आप मोस्टली ड्रामाज या सोप्स आजकल चल रहे हैं, उनमें से बहुत सीन जो है वो 1 मिनट के अंदर सीन चेंज हो जाता है। तो आप अपने सीन्स भी इसी तरीके से लिखेगा कि अगर सीन 1 मिनट के अंदर चेंज हो रहा है तो फिर ऑडियंस इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली। कुछ कोई स्केचिंग करने की कोशिश तो करें ना, ताकि अगर आपको किसी को बात समझानी हो कि जी किस तरीके का मैं शॉर्ट सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो वो शॉर्ट्स आप लोगों को कम से कम समझा सकें। अब आपकी क्लास में मुझे किसी ने बहुत सिंपल से स्केचेस भेजे, मैं आपको आपसे कुछ शेयर करती हूँ स्केचेस ना, शाहजेब बकार के ये स्केचेस हैं, जी मैम। ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर ये आप इसको ये रेक्टेंगुलर फ्रेम अगर कंसीडर करें तो कम से कम ये तो कम्युनिकेट हो रहा है ना कि वो किस तरह का शॉट कंसीव कर रहा है। हालांकि किसी गाड़ी में से कोई भी बंदा बैठा हुआ आपको पैरों तक नहीं नजर आ रहा होता, सिर्फ ग्लास वाला पार्ट नजर आ रहा होता है, शीशे में से देख के अंदर कौन बैठा हुआ है और क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने ये स्टेयरिंग भी बनाने की कोशिश की। हालांकि अगर आप साइड से स्टेयरिंग देख रहे हो तो आपको इतना बड़ा सर्कल नहीं नजर आता, लेकिन ही स्टिल ट्राइड के जी वो कैरेक्टर, हालांकि इस कैरेक्टर को देख के शायद आपको हंसी भी आ रही हो, बट ही एटलीस्ट का शॉट कैप्चर करना। तो मैं आपसे ये कही थी कि कम से कम एटलीस्ट ही ट्राइड कि उसने मैम फिर हमारे पास भी इसी तरह हमें भी इसी तरह की स्केचिंग आती है। हाँ देखें, उसने मतलब मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि उसने चूंकि एक रोड सीन कंसीव किया था और रेसिंग वगैरह कंसीव की, ठीक है ना। उसने आपको जो कहानी सुनाई थी वो रेसिंग में डेथ हो गई थी ना कैरेक्टर्स की, तो जी यू कैन जी सी कि उसने जो सीन कंसीव किए उसको एटलीस्ट उसने इसको भी देख के आपको थोड़ी सी शायद हंसी आ रही होगी, बट एटलीस्ट यू कैन सी लॉन्ग शॉट ऑफ 3 कैरेक्टर्स है। तो मैं ये देख रही थी कि एटलीस्ट फिर ये 2 लोगों का सिटिंग शॉट, हाथों के शॉट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, हाथों का स्केच बहुत
उसने खासा अच्छा बनाया। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि बाकी स्केच इतने जो हैं वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जी वो क्या चाहता है। और हाथ का स्केच जो है वो सबसे मुश्किल स्केच होता है, हाथ पाँव बनाना ना काफी मुश्किल होता है। तो मैं देख रही थी कि फॉर इंस्टेंस अगर आप इस कैरेक्टर को देखें, यू नो कि 2 कैरेक्टर्स आर सिटिंग, बीच में एक टेबल है, तो उसने एटलीस्ट सिचुएशन को ग्रैब करने की कोशिश की है, विच इज नाइस कि वो ही इज एटलीस्ट ट्राइंग, राइट। आपको पता चल, आप ये बता सकते हैं कि जी मुझे इस तरह का एक शॉट चाहिए, और फिर ये शॉट, फिर इस तरह के शॉट्स। तो मैं देख रही थी कि एटलीस्ट ही ट्राइड समथिंग ना। तो आपसे बेसिकली शॉर्ट, मेरे पास तो ये काफी दिनों से है। उसने जब मेरा ख्याल है जिस दिन मैंने ये क्लास कंडक्ट की थी कि सिंप्लीफाइड सिंपल स्केचेस एटलीस्ट कुछ स्केच करने की कोशिश करें, तो उसने उसी दिन ये स्केचेस बना के मुझे भेजे थे। तो मतलब आई एम सेइंग कि आप उनको देख के आपको हंसी भी आती है, बट यू डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरह शॉर्ट कंसीव कर रहा है। क्लोजअप भी कंसीव किया, पिज्जा का प्रोडक्ट का भी कंसीव किया, ट्रैफिक सिग्नल पे बाकायदा एक एक्सीडेंट उसने, सो ही इज एटलीस्ट ट्राइंग। मैम जो आपने पिक्चर्स वाला जो तरीका बताया, अगर सपोज किसी की स्टोरी उस तरह का जो इन्वायरमेंट है या बैकग्राउंड है उससे कंपैटिबल नहीं है, तो क्या फिर पिक्चर्स ही मैटर करती हैं? क्योंकि जाहिर है हर स्टोरी तो रिलेट नहीं कर सकती हमारे बैकग्राउंड से, हमारे इन्वायरमेंट से, और हम जहाँ पे पिक्चर्स खींच रहे हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक नॉर्मल तस्वीर लेनी है। तो आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन देंगी? आपने स्टोरी सबमिट की है मुझे अभी साकिब? थी तो मैं मैम देख, मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछना था। मैम जी बताइए। मैंने आपसे पूछना था कि जो मेरी स्टोरी है उसको मैंने तकरीबन 10 या 12 सीन्स में किया था। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन पे स्टोरी थी कि वो सोचती है। तो अब मैं इसको 20 में कैसे करूं? नहीं मतलब नहीं, 20 आप में और क्या क्या ऐड करूं उसका? जैनब, मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि आप सीन्स को 20 कर दें। आई डिडंट से कि सीन्स को 20 करें, मैंने कहा शॉर्ट्स को 20 करें। देखें, पिछले हफ्ते जो मुख्तलिफ लोगों के हम सीन्स देख रहे अच्छा, थे ओके वो मैम। ठीक है, मैंने शॉर्ट्स 20 करने के लिए कहा है, मैंने आपको सीन्स 20 करने के लिए नहीं कहा। सीन आपके वही रहेंगे 12, लेकिन एक अगर आप दिखा रहे हैं कि 3 लोग बैठे हुए कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो अगले 2 शॉट्स में उनका आप क्लोजअप दिखा सकती हैं। तो आपको पता है कि वो क्लोजअप दिखाते ही वो 12 से 14 हो जाएंगे, राइट। ठीक है मैम, इसी थैंक यू तरह सो किसी, मच। अगर वो कुछ खा पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई एक्सट्रीम क्लोजअप, मतलब किसी की आंखों का शॉट दिखा दिया, किसी के हाथों का शॉट दिखा दिया, इंसर्शंस डालें। ओके मैम। ठीक है, आपको ठीक है समझ मैम, में आ गया ना? जैसे अभी मैं आपको ये आ गया मैम। शाजेब का दिखा रही थी, वो जो हाथों का शॉट था वो इंसर्शन थी, जो पिज्जे का शॉट था वो भी इंसर्शन थी, राइट। तो बेसिकली उसका तो शायद वो मैम जो, आप कह रही हैं कि सीन में जो क्लोजअप है या हाँ उसके शॉट्स इंक्रीज कर दिए जाएं, जैसे हाथ पकड़ रहे हैं तो एग्जैक्टली, हाथ का क्लोजअप, हाँ आईज का बिल्कुल, क्लोजअप। चलो ठीक है, एग्जैक्टली थैंक यू मैम। एग्जैक्टली। तो आपसे मैंने नंबर ऑफ सीन्स इंक्रीज करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपसे कहा है कि आपने मुझे 20 फ्रेम्स देने, राइट। तो इसका मतलब है कि ओके मैम। आप नंबर ऑफ शॉट्स इंक्रीज करेंगी, नंबर ऑफ सीन्स इंक्रीज नहीं करेंगी। हो सकता है कि सीन्स किसी के 5, 6, 7 या 8 ही हो, 10 भी ना हो, राइट। सो ऑल आई सेड कि आपने जो भी स्टोरी कंसीव की है उस स्टोरी के आप डिफरेंट शॉट्स कंसीव करें। वो जो अभी क्वेश्चन था वो मैंने सिर्फ ये कहा कि आपको इंसर्शंस इस्तेमाल करनी है। इंसर्शन का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने जैसे हाथों का क्लोजअप दिखा दिया, आंखों का क्लोजअप दिखा दिया, स्टेयरिंग का क्लोजअप दिखा दिया, तो इंसर्शन यही होती है। या सड़क का दिखा दिया, एक दफा आपने बंदे के एक्सप्रेशन दिए, ये जो लड़की गाड़ी सड़क पर चला रही है, तो एक शॉट तो लड़की का हो सकता है, दूसरा शॉट सड़क का हो सकता है। तो इसी जगह ये जो आपने लिखा है, इस पर 2 शॉट्स तो आपके यहीं कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो बेसिकली जो था वो ऑब्जेक्टिव यही था कि आप इंसर्शन इस्तेमाल करें। इंसर्ट का यही मतलब होता है कि आप जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं, उस एक्शन को आप जो है वो एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है। जैनब अर्शी, sitting on bed with eyes open.
सो बेसिकली आपने फिर यहाँ पे यही डिसाइड करना है कि आप लड़की का क्लोजअप ले रहे हैं या बेड पे लेटे हुए ले रहे हैं या उठती हुई दिखा रहे हैं, क्या चीजें। तो ये तमाम चीजें हैं। तो मैं सिंपली यही चाह रही थी कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजें क्लियर कर लें। वो जो फ्रेमिंग वगैरह आप कर रहे होते हैं उसमें आपको हेडरूम कितना छोड़ना है। मिसाल के तौर पे मिड शॉट दिखा रहे हैं या क्लोजअप दिखा रहे हैं, तो जो हेडरूम का मतलब ये होता है कि आपने हेड को कहीं फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में तो नहीं कर दिया, उसके हेड के ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है। और फिर रूल ऑफ 2/3 पे, और फिर हमने 180 का रूल डिस्कस किया था। रूल ऑफ 2/3 तो बड़ा सिंपल सा एक रूल है। उसमें ये होता है कि आपने जो कैरेक्टर जिसको फ्रेम किया है उसका वो जिस डायरेक्शन में देख रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में उसकी नोज है, उसमें उसको आपने कितनी स्पेस दी है। सो 2/3 एक्चुअली इज अबाउट सिंपली अबाउट दिस, कि जिस डायरेक्शन में कैरेक्टर देख रहा होता है उसकी नोज के सामने आपको जो फ्रेम का 2/3 स्पेस आपको वहां चाहिए होती है। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो कैरेक्टर को जब मिड में रख देते हैं तो उसके हेड के आगे पीछे बिल्कुल एक जितनी जगह हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रेम देखने में कुछ बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो जो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की बात कर रही हैं, उसका मेजर पर्पस यही होता है कि आप उसमें जो है उसमें उसके फेस के सामने इतनी जगह क्रिएट करें कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि वहां पे कितनी जगह मौजूद है, राइट। सो बेसिकली सिंपलेस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन यही थी कि आप उसके आगे कितनी जगह वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया है या नहीं आया? यस मैम। ठीक है, कि आपको जिस डायरेक्शन में आपका कैरेक्टर देख रहा होता है उस डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम स्पेस देनी होती है। मैम मैंने स्टोरी भी आपको व्हाट्सएप की थी मैम। ये है जी मैम। हाँ, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक तो फ्रेम जो है वो वर्टिकल टीवी हम इस्तेमाल नहीं करते। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका सोशल मीडिया पे कुछ वर्टिकल फ्रेमिंग टाइप सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है। तो बेसिकली मैं आप लोगों से सिर्फ यही कह रही थी कि जो स्टोरी बोर्ड में जो आप मुख्तलिफ लोगों के स्टोरी बोर्ड में जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली फ्रेम के साइज के हवाले से है और डिस्क्रिप्शन के हवाले से है। जैसे ये यहाँ पे मदीहा ने जो फॉन्ट, मदीहा आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस मैम आ रही है आवाज। हाँ, तो मैंने आपसे पिछली दफा भी ये कहा था कि आप उसको फॉन्ट आपका बस इतना ही होना चाहिए। अंग्रेजी अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपका फॉन्ट साइज 12 काफी है। और जो उर्दू है, उर्दू में थोड़ा सा आप बड़ा रख लें, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो मुझे नजर आ रहा है ये रीडेबल है, राइट। सो बेसिकली आपसे कि अपनी सिर्फ जरा प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर लें, क्योंकि आपने मिड से भी पहले बना लिया था। तो मैंने आपको उस वक्त भी ये कहा था कि आप इसको आई थिंक मैंने आपसे उस वक्त भी ये कहा था कि ये आपका फ्रेम एक्चुअली हॉरिजॉन्टल फ्रेम जो है वो आपको करना है। और हॉरिजॉन्टल फ्रेम का मतलब सिर्फ ये था कि आप ये देखिए कि ये आपका, मैंने इसको थोड़ा सा फ्रेम को हॉरिजॉन्टल किया। सो यस मैम। बेसिकली आपके ना प्रेजेंटेशन के कुछ मसाइल हैं। और फिर मैंने ये कहा था कि आपके पास चूंकि अभी टाइम मौजूद है तो यू शुड ट्राई कि आप अपने फ्रेम साइज ठीक कर लें, अपने काम की प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर लें। और तो बस क्वालिटी जो प्रेजेंटेशन मैटर बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि आपको काम जो है वो उसी की वजह से मिल रहा होगा। सो इंसर्शंस इंक्रीज करें इसको अर्लीस्ट जो है। और वहां पे आपने अभी इस वक्त जो लिखा हुआ है वो सिर्फ ये पता चल रहा है कि जी सिचुएशन है क्या। आई थिंक कि आपने सिचुएशंस तो बहुत अच्छे, बहुत पहले डिस्क्राइब कर दी थी। उसके बाद सिर्फ स्टोरी बोर्ड इम्प्रूव करने वाला है, उसके फ्रेम साइजेस ठीक होने वाले हैं, डिस्क्रिप्शंस ठीक होने वाली हैं, इंसर्शंस पढ़ने वाली हैं। सो बेसिकली आप उसको कंप्लीट करें। और पिक्चर्स के थ्रू करना है तो लोगों से जरा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, परफॉर्म करवाएं, घर में ही किसी से कह दें, आपको जरा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। सो बेसिकली फिलहाल तो आपसे मैं आज के उसमें मेजर फोकस मेरा यही था कि आप लोग जो हैं वो अपना काम
अर्लीस्ट उसको कंप्लीट कर लें। तो अगर स्टोरी में आपके कोई चेंज आई है तो वो आप मुझसे चेंज डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज आई थिंक कि आपकी स्टोरी तो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई थी ना, डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक है। 20 के लिए आपको क्लोजअप मतलब इंसर्शंस कंप्लीट करनी है। जी हंजला की स्टोरी, हंजला मौजूद है क्या? यस मैम। राइट, आपने कहा कि मैं आपकी स्टोरी में से डिस्कस कर लूं कुछ चीजें। यस मैम, इसी में से, क्योंकि मैंने फाइनल को भी इसी में ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो इसी में से कुछ गलतियां निकल आएंगी तो फाइनल में इसको करेक्ट कर लूंगा। ऑल राइट, सो अपनी स्टोरी फिर आप जरा मुझे खुद ही सुना दें। आपने जो देखी स्टोरी का टाइटल है वो मेहनत का रंग या वफादारी है। असलम और इसका नौकर गाड़ी में बैठे बात कर रहे होते हैं। असलम का नौकर असलम को अपनी परेशानियां बता रहा होता है। नौकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, नजर आ रहा होता है। वो दोनों घर पहुंचने वाले होते हैं। असलम अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क करता है और घर का दरवाजा खोलता है। अचानक उसकी नजर सामने पड़ती है तो एक शख्स कुर्सी पर बैठा होता है। असलम जब गौर करता है तो वो इसका मास्टर होता है, मतलब उसका बॉस होता है। मास्टर असलम से मुखातिब होकर कहता है कि मुझे एक अदद सेक्रेटरी की जरूरत है। असलम अपने नौकर की तरफ देखता है और अपने मास्टर से मुखातिब होकर कहता है कि ये मेरा बहुत वफादार और मेहनती नौकर है। इससे एक अच्छी नौकरी की तलाश है। तो मास्टर नौकर से मुखातिब होकर कहता है कल सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाना। ये सुनकर नौकर पूछता है कि चाय लेंगे या बॉटल। तो असलम मुस्कुराकर जवाब देता है कि चाय। ऑर्डर नौकर ऑर्डर लेकर खुश होता है और बावर्ची खाने में चला जाता है। असलम और इसका मास्टर बातें करना शुरू कर देते हैं। ऑल राइट, सो कहानी यहाँ पे आपकी खत्म हो गई। यस मैम। तो आप इसको अगर आप जरा गौर से देखें ना, इसमें पहला सीन तो आपने डाला है गाड़ी का, राइट? यस मैम। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपने मतलब बज़ाहिर इसमें ये लग रहा है कि आपने यहाँ पे तो आपने बना दिए कोई 10 कितने सीन्स बना दिए आपने? 16 बना दिए, 16 बना दिए। हालांकि जो कहानी आपने सुनाई है उसमें 16 सीन्स मौजूद नहीं है। जो आपने कहानी सुनाई है उसमें एक सीन गाड़ी का है, एक सीन गाड़ी का है, दूसरा सीन पार्किंग का है, तीसरा सीन जो है वो घर के उसके अंदर साथ एंटर हो रहे हैं। हाँ, घर में वो गाड़ी, घर में जो एंटर हुए, नहीं वो जो घर के अंदर एंटर हुए वो तो शायद आप गाड़ी से ही चलते हुए घर के अंदर एंटर हो गए। चलिए मैम, वो उसी में दिखा देंगे। ठीक है, मैं आपसे वैसे कह रही हूँ, वैसे दिखा तो आप अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन उसमें टोटल इस वक्त बज़ाहिर 3 सीन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो 16 लिख दिए वो 16 सीन्स नहीं है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी एक चीज की थी कि जो हमने पहली असाइनमेंट की थी, पहली असाइनमेंट में हमने एक सीन का स्टोरी बोर्ड बनाया था, लेकिन हम उस सीन से आगे चले गए। एक फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा सीन्स होते हैं, तो हमने जब बहुत ज्यादा सीन्स किए तो इस वक्त हम एक सीन के ऊपर हम जो है वो बेसिकली ऑप्शन ये थी कि एक सीन के ऊपर हम भी ट्राई कि हम एक सीन का एक शॉट कंसीव करें, लेकिन जिनके सीन्स 12 हैं वो उनके अंदर मजीद शॉट्स लेके 20 शॉट्स कंप्लीट करें, राइट? आपने इसमें लिखा कि असलम और इसका नौकर गाड़ी में बैठे बात कर रहे हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम एक चीज बात की थी इंटरकटिंग की, ठीक है? अगर आपको याद है कि इंटरकटिंग क्या चीज होती है, आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग कि इंटरकटिंग क्या होती है, कुछ है नो मैम। देखें, इंटरकटिंग ये होती है कि इस वक्त असलम और उसका बॉस जो हैं वो गाड़ी में बैठे घर की तरफ आ रहे हैं, ऐसे ही है ना? यस मैम। और जबकि आप ये जो मास्टर आपने बताया वो असलम के घर पे बैठा हुआ है। यस मैम, वो पहले से मतलब उसके घर पे पहुंच के वेट कर रहा होता है उसका। हाँ, तो उसके घर पहुंच के जो वेट कर रहा है, तो इंटरकटिंग फिर यही होगी कि असलम को पता नहीं है कि उसका बॉस उसके घर आने वाला है। ऐसी ही बात है ना, क्योंकि वो उसके घर पहुंच गया, अब बगैर बताए आ गया। इंटरकटिंग सिंपली यही होगी कि जब असलम और उसका बाप का बॉस जो है वो गाड़ी में बातचीत कर रहे हैं, उसी दौरान जो उसका बॉस है वो उसके घर की घंटी बजा रहा है, राइट?
तो Okay. आप दो Okay. पैरेलल सीन्स में इंटर कट कर रहे होते हैं। एक सीन Okay. असलम और उसके नौकर का है जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, और दूसरा सीन Yes, उसके ma'am. बॉस का है जो उसके घर की घंटी बजा रहा है। हो सकता है उसकी बीवी ने या बेटी ने, जिसने भी खोला, और उसने उसको Okay. पहचान कर उसको घर के अंदर ले जाके ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ठीक है। Yes, सो ma'am. बेसिकली जब आप दो मुख्तलिफ सीन्स में इंटर कट कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपका नंबर ऑफ सीन्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज उस वक्त होता है कि जब आप असलम और गाड़ी वाले सीन और घर के सीन में बार बार इंटर कटिंग करते रहते हैं। आपको आपको Yes, मैंने एक चीज ये कही थी कि इंटर मिसाल के तौर पे आईसाइट की, अगर आप टीवी पे चलने वाले मुख्तलिफ ड्रामों या मुख्तलिफ सोप्स की ड्यूरेशन अगर आप देखें, ड्यूरेशन ऑफ अ सीन, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको नजर आएगा कि बाज औकात आप 1 मिनट के अंदर, अक्सर सीन जो है वो 1 मिनट से ज्यादा लंबे नहीं होते। विद इन 1 मिनट यू कट टू अनदर सीन, राइट। तो आप असलम और उसके बॉस की जो गाड़ी वाले सीन्स हैं उसको मुसलसल इंटर कट कर सकते हैं मास्टर या बॉस के उसके घर वाले सीन के साथ, राइट। Yes, ma'am. कि असलम और नौकर गाड़ी में बैठे हुए हैं और बॉस जो है उसके साथ आपने इंटरकट किया, वो घर के घंटी बजा रहा है दरवाजे पे, राइट। आपने Okay. वापस असलम, अभी इस वक्त आपके पास ना यहाँ पे डायलॉग मौजूद नहीं है। आपने कहा Yes, ma'am. कि नौकर परेशानी की हालत में इसको अपने परेशानी के बारे में बता रहा है, लेकिन बता आपने रहे डिस्कस कर रहे हैं. हाँ डिस्कस कर रहा है, लेकिन आपने डायलॉग्स नहीं लिखे। आपने Yes, yes. नोटिस किया होगा कि हमने पिछले हफ्ते में जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स देखी थी, कुछ लोगों ने डायलॉग्स लिखे हुए थे और कुछ लोगों ने बिल्कुल Yes, ma'am. बेख्याली में, मतलब कुछ लोगों ने कहानी के दौरान एक कोई कहानी थी जिसमें, अब मुझे याद नहीं है किसकी थी, मेरे पास है तो सही, जिसमें उसने कहा कि जो स्पीच थी कि ये अमीर लोग जो हैं, जहाँ पे वडेरा और मुलाजिम वगैरह थे, कि जो उसने Yes, कहा कि ma'am. जी मैं, ठीक है, वो आई डोंट नो किसकी कहानी थी, लेकिन आखिर में उसने एक छोटी सी स्पीच मेंशन की हुई थी। तो मैंने ये मैम कहा आरफा की थी। जी, आरफा की कहानी, तो उसमें बिल्कुल आखिर में उसने बेख्याली में डायलॉग डाले हुए थे, राइट। अभी जब आपने इसका स्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को मैंने स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स लिखने के लिए तो नहीं कहा था, मैंने आप लोगों को स्टोरी एंड स्ट्रक्चर ही कहा था। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब असलम अपने का नौकर जब उसको अपनी वो बता रहा है कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसी को आप इंटरकट कर लेंगे बॉस के साथ, जो कि उसके घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। फिर आप वापस गाड़ी में दोबारा आ गए और इनके दो तीन डायलॉग्स और आपने लिए, ठीक है। तो Okay. जिसमें अगर वो गाड़ी से बाहर देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं तो नेचुरली आपको कुछ शॉर्ट सड़क के भी मिल सकते हैं ना। आप Yes, ma'am. गाड़ी में दो बंदे बैठे हुए हैं, तो इसमें अगर आपका ये बेसिकली आपका सीन तो वो ही एक है कि वो गाड़ी का जो सीन है वो असलम और उसके नौकर को दिखाया, कुछ असलम का क्लोजअप दिखाया या नौकर का क्लोजअप दिखाया, या दोनों का मिड शॉट या टू शॉट दिखा दिया, दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं। Okay. उसको इंटरकट किया घर वाले शॉट के साथ, घर के बाहर, ठीक है। उसके बाद Okay. दोबारा आपने गाड़ी के शॉट्स डाले और फिर उसके साथ चौथे नंबर पे दोबारा उसके घर का सीन दिखा दिया कि वो बॉस जो है वो घर में बैठा हुआ शायद कोई ऐसे ही मैगजीन उठा के देख रहा है, या मतलब उसके चाय पी रहा है या कुछ एक बुक पढ़ रहा है या कोई भी मैगजीन वगैरह हाँ को रीड बुक कर पढ़ रहा रहा है। तो आप जब दो सीन्स के बीच में इंटरकट करते रहेंगे ना, तो आपके सीन्स की ड्यूरेशन जो है वो एक तो ड्रॉप होगी ना। मैंने आपसे कहा है कि उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अगर आप एक मिनट तक ड्यूरेशन रखें और उससे कम टाइम में आप कट करके दोबारा उधर चले जाएं, और Okay. हो सकता है कि इसकी बेटी इसको फोन करके बता रही हो कि जी बॉस, आपके बॉस मिलने आए हैं, राइट। तो अभी तो Yes, आपने ma'am. इसमें नहीं लिखा हुआ। सो इंटर कटिंग के थ्रू आपकी स्टोरी डेवलप हो जाएगी, या फिर उसकी बेटी अगर उसको फोन करके या उसकी बीवी कोई भी उसको फोन करके कह देता है कि जी आपके बॉस घर आए हैं, तो फिर वो जल्दी घर आने की बात करेगा और शायद नौकर से ये भी कह देगा कि चलो हो सकता है तुम्हारा कुछ काम ही बन जाए, राइट। तो Yes, आप ma'am. Yes. बेसिकली आपके ये जो 3 सीन्स हैं, 3 सीन्स में से आपने एक तो नंबर ऑफ सीन्स इंक्रीज कर लेंगे थ्रू इंटर कटिंग, ठीक है।
और दूसरी चीज जो है वो फिर नंबर ऑफ शॉट्स तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब कैरेक्टर्स ma'am, इंक्रीज होंगे तो शॉट्स आपके उसी जगह इंक्रीज हो जाएंगे। ओके ठीक है। और फिर एक चीज मैंने आपसे Thank you, कही ma'am. थी आप लोगों से, चूंकि स्टोरी बोर्ड में आपके पास है कि आप स्टोरी बोर्ड में, मैंने आपसे कहा कि डायलॉग लिखा करें, वॉइस लिखा करें, एम्बियंस के बारे में लिखा करें, और साथ में क्या कहते हैं एम्बियंस के अलावा मैंने आपसे कहा कि म्यूजिक के बारे में सोचें। तो राइट नाउ, क्योंकि अगर आप इस असाइनमेंट को लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स स्टोरी बोर्ड, तो राइट नाउ यू अगेन नीड टू थिंक कि अगर स्टोरी बोर्ड पे मैं कोई डायलॉग लिखूंगा तो वो डायलॉग क्या होगा। कि मिसाल के तौर पे ये जो मुलाजिम है ये असलम को यही कह रहा है कि जी मेरा गुजारा नहीं होता, आप मुझे कोई नौकरी ढूंढने में हेल्प कर दें, राइट। Yes, ma'am. तो मेरा ये ख्याल है कि फॉर डेवलपिंग योर स्टोरी बोर्ड्स इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसमें सबसे पहले तो इसको विजुअली कंसीव करें, और विजुअली के अलावा आप उसको, जब मैं ये कह रही हूँ कि इंटरकट करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने स्टोरी बोर्ड को एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीव कर रहे हैं। जिस वक्त मैं आपसे कहती हूँ कि आप वाइड शॉट के साथ लॉन्ग शॉट या क्लोजअप कंसीव करें, तो इसका यही मतलब है कि आप स्टोरी बोर्ड में वैरायटी ऑफ शॉट्स या एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, राइट। तो आमतौर पे हम ये बात कहते हैं कि जो डायरेक्टर है वो शूटिंग के लिए जब जाता है, यानी फिल्मिंग के लिए जब वो जाता है कि जी आज मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो वो एडिटर उसके दिमाग में बैठा होता है। वो जिस वक्त कहता है कि जी अब मुझे लॉन्ग शॉट लेना है, वाइड शॉट लेना है या क्लोजअप लेना है, तो वो एक्चुअली एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है, इसलिए इंसर्शन को शूट कर रहा होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि हम क्लोजअप या वैरायटी ऑफ शॉट्स जो हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब वो शॉट्स बना रहे होते हैं उस वक्त भी हमारे जहन में एडिटिंग होती है कि हमारी जो फिल्म है वो इंटरेस्टिंग कैसे लगेगी, अच्छी कैसे लगेगी। तो बेसिकली अगर आप इसको इस वक्त, क्योंकि कहानी जो बज़ाहिर सीधी सीधी नजर आ रही है, आप यहाँ पिछले वाले पेज पे जाएंगे ना, तो ये एक बड़ी सीधी सीधी सी कहानी है कि जी गाड़ी में बैठे हुए, घर पहुंचे, वहां मालिक बैठा हुआ है और मालिक ने फौरन ही उसको जॉब ऑफर कर दी, राइट। सो उस हद Yes, तक ma'am. आपकी कहानी जो है वो बहुत ज्यादा सीधी सीधी कहानी है। सो उस सीधी सीधी Okay. कहानी को आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? वो इंटरेस्टिंग बनाएंगे आप इंटरकटिंग के थ्रू, कि आप Dialogues or interview. दो अलग अलग सीन्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहे हैं और उस साइमल्टेनियस डेवलपमेंट में आप इंटरकटिंग कर रहे हैं। तो आपके फिर मैंने आपसे खैर फिल्म लैंग्वेज के हवाले से तो मैंने आपसे कभी भी कोई बातचीत मेरा नहीं ख्याल की है, अपार्ट फ्रॉम के टाइप ऑफ शॉट्स, जब मैं क्लोजअप वगैरह कहती हूँ, मिड-शॉट कहती हूँ, ये सारा कुछ फिल्म लैंग्वेज का हिस्सा है। लेकिन मैंने फॉर इंस्टेंस आपसे कभी भी नहीं कहा कि आप चीज़ों को सिंबॉलिकली भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो परेशान है तो आप उसको उसने उससे कहा कि कोई ऐसी बात कह दी कि वो दिन दूर नहीं जब ये तुम्हारी जिंदगी से अंधेरे खत्म हो जाएंगे, या जिस वक्त वो ये बात कहता है तो आपको सूरज की रोशनी सी नजर आती है, वो एक सिंबॉलिक कनेक्शन है, राइट। तो Yes, ma'am. कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी कहा था कि दो सीन्स पे इंटरकट करें, वो साइमल्टेनियस है, ठीक है, साइमल्टेनियसली के एक सीन आपका ये गाड़ी के अंदर है और एक सीन जो है वो उसका बॉस का घर में आने का है। तो आप Yes, ma'am. साइमल्टेनियस एक्शन के थ्रू भी उसको जब दो अलग चीजें साइमल्टेनियसली डेवलप होते दिखाएंगे, उसमें इंटरकट करेंगे, तब भी वो आपका जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। Okay. तो आपको सिर्फ यही चीज समझने की जरूरत है कि जो आप राइटिंग कर रहे हैं वो भी एडिटिंग आपके जहन में नहीं होता कि मैं एडिटर के तौर पे राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली राइटर जो है उसके जहन में भी एडिटिंग होती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ सीन्स कंसीव कर रहा होता है कि पहले ये दिखाऊंगा, फिर ये दिखाऊंगा, फिर ये दिखाऊंगा। तो राइटर कॉन्शियस नहीं होता कि वो एक्चुअली एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, लेकिन जो कैमरामैन है या डायरेक्टर है वो तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है कि उसको ज्यादा जो मुख्तलिफ शॉट्स चाहिए, ही शूटिंग विद द एडिटर इन हिज हेड, राइट।
तो मैं आपसे सिर्फ Yeah. यही कह रही हूँ कि इंटर कटिंग के जरिए और फिर गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर सड़क पे जो चीजें हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी के आगे अचानक कुत्ता ही आ गया, आपने यहाँ नहीं Yes, लिखा ma'am. हुआ ना, इसमें Yes, आपने ma'am. कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो आप सिर्फ ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं कि गाड़ी पे क्या चीज है और सिग्नल पे वो चल रहे हैं, शायद उसके हाथ में वो बात करते हुए आपको पता है कि गाड़ी में आप फोन नहीं सुन सकते, तो गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको बेटी का अगर फोन आया है तो वो सड़क पे देख रहा है कि वहां पे पुलिस वाला खड़ा हुआ है, सो यू जस्ट ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग कि आप इसको जब विजुअली Yes, सोचेंगे, ma'am. ठीक मैम है। आप बोल रही हैं कि इंटर कट करके और डायलॉग्स इनमें सारा कुछ ऐड करके इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है, ये मतलब बहुत हाँ, सीधी है तो इसी थोड़ा सा। मैं आपको जो मुख्तलिफ जो सजेशन दे रही थी वो सजेशन का मतलब यही था कि आप इंटरकटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एडिटर को अपने दिमाग में रखें, और अगर अगर आप इंटरकट करेंगे कि जिस वक्त गाड़ी का सीन डेवलप हो रहा है उसी वक्त घर का सीन भी डेवलप हो रहा है ना, कि वो डन उसका मैम। बॉस उसके घर में आ रहा है, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि कहानी में इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट। फिर ओके अगर उसकी बेटी या बीवी या घर से कोई और या उसकी माँ ही उसको फोन करके कहती है मिसाल के तौर पे कि जी घर पे प्राचा साहब आए हैं, राइट, तो वो यस मैम। अब वो गाड़ी में फोन नहीं सुन सकता, राइट, तो वो अगर गाड़ी यस में मैम। फोन सुनता भी है तो वो इस मामले में कॉन्शियस रहता है कि कहीं सड़क पे पुलिस वाला देख रहा है या नहीं देख रहा, तो वो वार्डन ना देख ले। आपसे मैं यही कह रही थी कि आपको इंटरकटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि या फिर वो स्पीकर ऑन करके सुन लेता है, तो अगर आप उसको स्पीकर ऑन करके कहा सुनते हुए दिखाएंगे तो आप एक्चुअली एक एनवायरनमेंट में डिफरेंस डेवलप कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उसको एडिटर को दिमाग में रख के कहानी लिखेंगे, एडिटर को दिमाग में रख के स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, एडिटर को दिमाग में रख के शूटिंग करेंगे, राइट। सो आपको हर स्टेज पे आपने ये सोचना है कि मेरी फिल्म जो है वो एडिट होने के बाद कैसे लगेगी, तो इसीलिए मैं आई कीप ऑन रिपीटिंग कि आपको इंसर्शन सोचनी है, आपको इंटरकटिंग सोचनी है, आपको क्लोजअप्स, मिड शॉट्स, वाइड शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स, सड़क से गुजर रहे हैं तो सड़क की पे क्या है, अंधेरा है, दिन है, रात है, और वही बात कि गाड़ी के आगे अगर कुत्ता आ गया तो एक शॉट तो आपका उसी जगह उस कुत्ते का भी बन जाएगा, राइट। तो यस मैम। खैर हमारे लाहौर की सड़कों पे आपको कुत्ते नजर नहीं आते, सो इट रियली डिपेंड्स कि आप शहर कंसीव कर रहे हैं या गांव कंसीव कर रहे हैं या छोटी जगह कंसीव कर रहे हैं या बड़ी जगह कंसीव कर रहे मैम हमारे एरिया में बहुत है। हैं। आपके एरिया में बहुत है? अच्छा, मैं यस मैम, वही आके आई एम शूट लिव करती इन हूँ। सब्जाजार, सो मैम यहाँ पे बहुत है। ये है सिचुएशन, तो मैं यही सोच रही हूँ कि यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ इट कि जी मेरे फ्रेम्स इंटरेस्टिंग कैसे बनेंगे, तो छोटी सी सिंपल सी कहानी को आप इंटरेस्टिंग स्टोरी में कैसे चेंज करेंगे, तो राइट विद द एडिटर इन योर हेड, शूट विद द एडिटर इन योर हेड, और जितनी इंसर्शन आपने डालनी है वो भी आपने एडिटर इन योर हेड रखते हुए ही डालनी है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि किसी और की अगर कोई कहानी है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम 5:30 तक लेंगे ताकि उसके बाद अगर किसी ने नमाज पढ़नी है तो वो नमाज पढ़ सके और देख सके। यहाँ पे हंजला ये मैं आपका बंद कर दूं? सॉरी, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई। यस मैम, कर दें क्लोज, कर दें, हो गया, समझ आ गई है। ठीक है, तो आपने सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। डन मैम। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, वैसे तो लव स्टोरीज और मैरिज स्टोरीज में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन आप बाज़ औक़ात यू शुड ट्राई कि आप उसके अलावा भी कुछ स्टोरीज जो हैं कंसीव करें। अब आप ये देख रहे हैं कि ये वजी का स्क्रिप्ट है, ये बिल्कुल मिडल में उसने ये लिखा हुआ है, डायलॉग सा लिखा हुआ है, शायद जिस सजदे में उसे पाना था वही कज़ा हो गया। सो बेसिकली आप ये देख रहे हैं ना कि पूरी इसमें एक ही जगह एक डायलॉग नजर आया है, तो कुछ स्टोरीज जो हैं वो लव स्टोरीज के अलावा भी सोचें,
और मैंने आपको अडेप्टेशन अलाउ कर दी थी, तो आप उस हवाले से देखें। ये शायद साबिर की कहानी है। साबिर प्रेजेंट है इस वक्त? जी साबिर शायद मौजूद नहीं है। एनीवेज, तो अब इस कहानी में इसने ये क्राइम बेस्ड स्टोरी है, तो आई थिंक कि उसमें भी फिर यही चीजों को देखना है कि आपने साथ में उसने फ्लैशबैक डाला हुआ है। आंखें बंद करते ही ख्वाब शुरू हो गया। ठीक है, सो जरा केयरफुली कंसीव करें और फिर देखें। और बताइए, जो मैंने आपसे कहा कि साइमल्टेनियस एक्शन कर सकते हैं, इंटरकटिंग कर सकते हैं, सिंबलिज्म कर सकते हैं, और उसके अलावा भी आप मुख्तलिफ तरीकों से उसको देख रहे होते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एडिटिंग से रिलेटेड आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती हूँ, और उसको स्टोरीज जिसपे मतलब कि कोई सीन ही ना हो, मतलब कि स्टोरी टेलर बस एक स्टोरी बता रहा हो, उसको कैसे मतलब कि हम कर सकते हैं? उसमें कोई सीन ये निकाल देखिए, रहे हो? अभी आप में से किसी ने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जी सीधी सीधी स्टोरी हो और लोकेशंस ना हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि लोकेशंस ना हो। वो स्टोरी जो है पाकिस्तान में होगी या अमेरिका में भी होगी, या चलें आप उसको बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ले जाएं, लोकेशन हमेशा होगी। ये मुमकिन नहीं है कि लोकेशन मौजूद ना हो। आप जो भी स्टोरी बता रहे होंगे स्टोरी टेलर के साथ, स्टोरी टेलर बगैर कैरेक्टर्स की स्टोरी बताएगा ही नहीं। या तो आप मुझे स्टोरी बताइए, स्टोरी बताएं कि कौन सी स्टोरी हो सकती है। आप मुझे बताइए आपकी स्टोरी खोलूं कहाँ पे है? अबू बकर नाम है मैम, रोल नंबर 26। ये जो मैंने अभी शेयर की हुई थी, इसमें आपका नाम नजर आ रहा था? ये जो मैंने मैम बोल नहीं किया। हाँ, ठहरें, दोबारा कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पे मैंने वर्ड फाइल्स भी बाय द वे मैंने सारी खोली हुई हैं। अबू बकर, नाजिम बकार, अब आप लोग कहेंगे कि इनमें से कुछ हमारे नाम नहीं है। सो आप लोगों ने जिस नाम से मुझे ईमेल की, इत्तेफाक से मैंने उसको उसी नाम से सेव कर लिया है। एंड आई थिंक कि मैंने ये रही अबू बकर की फाइल, आपकी फाइल मैंने खोली हुई है। सो लेट मी शेयर योर फाइल। राइट, यही है आपकी। ठीक है जी मैम, यही है। तो अब आपकी जो स्टोरी है, अब आप ये कह रहे हैं कि उमर दोस्तों के ग्रोह में बहुत नुमाया है और काफी मुतमिन हद तक पुरअज़्म दिखाई देता है। अब ये दोस्त उससे कहाँ पे मिलते हैं? घर की गली में मिलते हैं या यूनिवर्सिटी में मिलते हैं? तो लोकेशन तो आपको कंसीव करनी पड़ेगी ना। मैंने आपको प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टोरी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग में क्या फर्क होता है। और स्टोरी को आप इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स को आपको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? मैं इसमें ना सिर्फ आपसे कुछ एक सजेशन चाह रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा नीचे स्ट्रक्चर लिखा है, उसमें अगर कुछ बेहतरी आ सकती है तो काइंडली आप मुझे गाइड कर दें, क्योंकि मेरे माइंड में जितनी चीजें आई थी मैंने मुकम्मल तरीके से वैसे ऐड करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि अबू बकर, आप पिछली क्लास में मौजूद थे? जी बिल्कुल मैं मौजूद था। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने ऑन ऑफ हो रहा था काफी, नेट ऑफ, कोई बात तो नहीं, इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ। पिछली क्लास में मैंने जब आपको स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स वगैरह दिखाए थे, तो मैंने उससे ये कहा था कि अब जैसे आपने ये लिखा है कि मरकजी किरदार डायरी में लिखते हुए, ठीक है, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये मरकजी किरदार डायरी में अपने घर पे बैठ के लिख रहा है या अपने क्लासरूम में बैठ के लिख रहा है। आप ये देख रहे हैं ना? सो आपके ये पहले तो मैं आपके थोड़े से सीन्स को जरा एक दूसरे से अलग कर रही हूँ। तो जैसे ही आपको ये लोकेशन समेत कंसीव करना है ना, आपको यहाँ पे पीछे जब मैं स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग वगैरह दिखा रही थी तो मैंने ये बात बड़ी आपसे की थी कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये सीन जो है वो बेडरूम में है, दिन के वक्त है या रात के वक्त है।
इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। डायरी में वो अपने घर के लॉन में बैठ के लिख रहा है या अपने कमरे में बैठ के लिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। लोकेशन के अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि दिन का वक्त है या रात का वक्त है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। तो जब आप डायरी में लिखते हुए दिखाएंगे तो आप उसी जगह डिसाइड कर लेंगे कि आप अपने जो मरकजी किरदार है उसको पूरा का पूरा दिखा रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी टेबल पे इस वक्त बैठी हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग शॉट ले लेंगे तो मेरे शायद टेबल पे मैं पूरी की पूरी बैठी हुई नजर आ जाऊंगी आपको। लेकिन आप ऐसे शॉट भी ले सकते हैं कि सिर्फ डायरी का शॉट हो, आपको एक हाथ नजर आ रहा है जो डायरी पे कुछ लिख रहा है। तो आपको पता है ना कि इस तरह आप सिर्फ 1 या 2 शॉट्स ले सकते हैं। फिर आप शॉट को, कैमरे को कैरेक्टर के इर्द गिर्द भी घुमा सकते हैं कि कैमरा जो है वो उसके फेस से स्टार्ट हुआ और फिर पीछे से घूमते हुए उसके राइट साइड पे हाथ पे आके रुक गया जहाँ पे आपको वो दिखा रहे हैं, या आप सामने से देख रहे हैं तो जूम इन करते हुए चले गए, या आप ओवर द शोल्डर चले गए। तो ये अभी तक आपने यहाँ पे ये चीजें डिसीजन नहीं किया हुआ ना कि मैं ओवर द शोल्डर। तो अगर आप अपने, सपोज आप अपने दोस्त से कहते हैं, हंजला से कहते हैं कि तुम जरा बैठ जाओ, मैंने ओवर द शोल्डर लेना है ताकि तुम डायरी पे जो लिख रहे हो वो मुझे नजर आए। ओवर द शोल्डर लेंगे तो नजर आएगा, सामने से लेंगे तो बिल्कुल नहीं नजर आएगा। तो ये डिसीजंस तो आप उसी वक्त कर रहे होंगे ना जब आप इसके बारे में जरा डिटेल में देख रहे होंगे। आपने, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप लिखते हुए, अब आपने लिख लिया है, राइट, आपने, मैंने कहा कि आप एडिटर को दिमाग में रख के लिखें। अब आपसे मैं इस जगह पे कह रही हूँ कि कैमरामैन में दिमाग को जहन में रख के सोचें कि मैं सामने से शॉट लूंगा तो डायरी पे जो भी लिखा होगा वो उल्टा नजर आएगा ना। अगर आप ओवर द शोल्डर लिखेंगे तो डायरी पे सीधा लिखा नजर आएगा। सो इसी के ऊपर आप अपना थोड़े से, आई वुड से कि अपने जो आपने स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया था इसको कागज पे प्रिंट कर लें। ठीक है, अगर कागज पे सपोज प्रिंट नहीं भी कर रहे तो आप इसको, सपोज मैं आपको, अगर मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया, ये देख रहे हैं आपकी, ये मैंने इसको थोड़ा सा आगे पुश कर दिया राइट नाउ। जब मैंने इसको आगे पुश किया तो मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे लिख लेती हूँ कि मैं इस शॉट को ओवर द शोल्डर, सॉरी उर्दू मैंने सिलेक्ट कर ली गलती से, अंग्रेजी सिलेक्ट करी कि जी मैं इसको ओवर द शोल्डर लूंगी। ठीक है, सो मैंने, आप ये देखें ना कि मैंने प्लानिंग शुरू कर दी है कि मैं ये शॉट किस तरीके से लेने वाली हूँ कि मैंने इसको ओवर द शोल्डर लेना है। ठीक है, सो अपने प्रिंट आउट्स के ऊपर आप यहाँ पे नोट आपने एक चीज एक्सप्लेन की थी लास्ट क्लास में कि सीन अलग चीज है, शॉर्ट्स अलग चीज है। जब मैं इस चीज को लिख रहा था मेरे माइंड में एग्जैक्ट ये शॉट आ रहे थे कि यार अगर मैं इस सीन को डिस्क्राइब करूंगा तो मुझे मैक्सिमम 4 से 5 शॉट रिक्वायर्ड है, और अगर मैं इसमें शॉर्ट मेंशन कर देता हूँ तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रक्चर के अलावा वो और चीज आ जाती, वो फिर एक पूरा स्क्रीन प्ले उसको डिफाइन कर। हाँ, वो स्क्रीन प्ले तो और चीज है, लेकिन मैं तो अभी आपकी शूटिंग को प्लानिंग के लिए कह रही हूँ। आपसे मैं कह रही हूँ कि जब आप अपनी शूट प्लान कर रहे होंगे, देखिए स्क्रीन प्ले अलग चीज है। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स आप लिख चुके, अब आपने एक दफा फिर अपना स्क्रिप्ट उठाया या स्क्रीन प्ले ही उठा लिया, राइट, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ही उठा लिया और आपने इसके ऊपर अपने पेन से ही लिखना शुरू कर दिया। कागज पे प्रिंट आउट है तो आपने इसके ऊपर पेन से लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल कि ये शॉर्ट्स में मैं ओवर द शोल्डर लूंगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया या इस जगह पे थोड़ा सा आगे करके कि जी ये मैं ओवर द शोल्डर लूंगा, राइट, और ओवर द शोल्डर के अलावा ये मैं बेडरूम के अंदर लूंगा, आप देख रहे हैं। और ये सारी चीजें तो आपको मैं फिलहाल ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप स्टोरी बोर्डिंग से पहले इसके ऊपर इस किस्म के पॉइंट्स, अपने नोट्स लिख लें ना। इसका प्रिंट आउट अगर आपने ले लिया तो कागज के ऊपर आप पेन से लिख सकते हैं कि ये शॉट मैं ओवर द शोल्डर लेने वाला हूँ, और या फिर आप अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ही इसी का एक प्रिंट आउट जो है अपनी फाइल में ऐड कर लें कि ये मैं ओवर द शोल्डर लूंगा। तो इसका आप स्टोरी बोर्ड अकॉर्डिंगली बनवा लेंगे कि जी ये ओवर द शोल्डर शॉट है। और ओवर द शोल्डर अगर आप कह रहे हैं कि जी मैंने क्लोज भी जाना है, कि मैं ये, आप देख रहे हैं कि ओएस के साथ मैंने CU भी लिख दिया कि मैं क्लोज शॉट लूंगा उसका डायरी के ऊपर लिखते हुए।
तो ये अब इसी के ऊपर मैं अपनी प्लानिंग वगैरह कर रही हूँ ना। अब आप घर में अगर बैठे हुए अगर आप कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं, मरकजी किरदार दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए, आपको यहाँ पे लोकेशन आपके जहन में होनी चाहिए कि ये मैं सपोज घर के बाहर गली में करूँगा, ठीक है, मोहल्ले में करूँगा या यूनिवर्सिटी में करूँगा। तो अगर आप इसको यूनिवर्सिटी में करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको, इसका मतलब है कि वहाँ पे दाएं बाएं आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आप शायद कहेंगे कि जी मैं ज़रा वाइट शॉट लूँगा और उसके अलावा वाइट शॉट के अलावा कुछ इंसर्शंस, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स से बात करते हुए इंसर्शंस वगैरह चाहिए। तो अगर आपके पास अब इस वक्त जो है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 2-3 शॉट्स तो शायद यहीं पे मिल जाएंगे, और ये दोनों सीन्स डेफिनेटली अलग अलग ही हैं। तो मैं लेकिन आपने वो जो स्क्रीन प्ले वाला जो मैंने आपको दिखाया था, एक स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स वाली जो चीज़ दिखाई थी, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आप उसको और इसको आपस में मिक्सअप ना करें, उसको आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी कंप्लीशन के बाद आप प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। प्री प्रोडक्शन के दौरान आप लोगों को हायर करेंगे कि जी आप मेरे एक्टर हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उसमें आप क्रू हायर करेंगे कि कैमरामैन कौन है, डायरेक्टर कौन है। और उसी प्री प्रोडक्शन प्लानिंग में जब आप अपना स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन, एक चीज़ कहलाती है कि आप स्क्रिप्ट में ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं कि मैंने कौन से सीन्स कौन सी लोकेशन पे शूट करने हैं, कौन से सीन्स दिन में शूट करने हैं, कौन से रात में करने हैं, किस जगह पे किस लोकेशन पे कौन कौन एक्टर आएगा। सो बेसिकली जब आप शूटिंग पे जा रहे हैं तो शूटिंग के अराउंड जब आप शूट करने के लिए रेडी हैं, उस वक्त आपका, या स्टोरी बोर्ड बनवाने के लिए तैयार हैं, तो आप स्टोरी बोर्ड वाले को बुला के ये बेसिक ब्रीफिंग दे रहे होंगे कि भाई मुझे ये मेरी कहानी है, ये मेरे कैरेक्टर्स हैं, इस किस्म की मुझे डिटेल्स चाहिए ना। अब आपका ये जो आप इसमें आपने ऊपर स्क्रीन प्ले तो लिख दिया, तो लेकिन इसके अंदर डायलॉग्स वगैरह मौजूद नहीं है, इसके अंदर लोकेशंस मौजूद नहीं है, इसमें दिन और रात का टाइम, इंटीरियर एक्सटीरियर की डिटेल्स मौजूद नहीं है, राइट। तो अभी ये जो मैंने आपके सामने जो दो जगहों पे जो कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, एक्चुअली मैंने वही पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि आपको स्टोरी बोर्डिंग के लिए चाहिए होंगे। तो वो जो आपका क्वेश्चन था कि जी कहानी सीधी सीधी सुना रहा हो तो स्टोरी बोर्ड कैसे बनेगा, आप जैसे ही ये डिटेल्स ऐड करेंगे कि ये लोकेशन कौन सी है, ये क्लोजअप है या ओवर द शोल्डर है, आपसे मैंने कहा सामने से लिखा हुआ उल्टा नजर आता है, उसके शोल्डर के ऊपर चले जाएंगे तो वो आपका सारा चीजें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। फिर ये आपका मरकजी किरदार सड़क पे अकेले जा रहा है, तो किसी को अगर सड़क पे आप किसी को बाहर बुला के इस चीज को आप शूट कर लें। अब यहाँ पे आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि सड़क के ऊपर वो रात के वक्त चल रहा है या दिन के वक्त चल रहा है, राइट। आप पीछे से शॉट ले रहे हैं या आगे से शॉट ले रहे हैं, ठीक है। सड़क पे वो अकेले जा रहा है या सड़क पे उसके आगे पीछे से कोई और लोग भी गुजर रहे हैं, वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। तो ये आपका कैमरा किस जगह पे, ये तमाम चीजें आपको डिटेल में सोचनी पड़ेगी। जी अरफा बताइए। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि मैम आपने कहा कि आपने इवेंट और सीन मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर उसके बाद अब आपने बताया स्क्रीन प्ले अलग चीज होती है और डायलॉग अलग चीज होता है। तो मैम ये मैं सही समझी हूँ या ये एक ही सीक्वेंस में, मतलब या एक ही चीज है ये दोनों, देखिए मैंने इवेंट और स्ट्रक्चर और स्क्रीन प्ले? देखें स्ट्रक्चर और चीज है, स्क्रीन प्ले तो बहुत स्ट्रक्चर। देखिए जब मैं आपके साथ जब मैं स्ट्रक्चर पे बात करी थी तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि मुझे इवेंट्स की तफसील बताएं, यही कहा था ना कि पहला सीन में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा। लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो स्क्रीन प्ले तो फुल्ली डेवलप्ड स्क्रिप्ट होता है। स्क्रीन प्ले में आपकी एक एक चीज मौजूद होती है कि अगर ये मेरी 2.5 घंटे की फिल्म है या 5 मिनट की फिल्म है, इसमें जितना जितना आपको एक्शन नजर आ रहा होता है और जितने आपको डायलॉग्स नजर आते हैं उसमें मुकम्मल तफसील मौजूद होती है। जो आप स्ट्रक्चर लिख रहे थे उसमें तफसील नहीं थी, स्ट्रक्चर में तो तफसील नहीं थी। आपने स्ट्रक्चर में जैसे अभी इसका स्ट्रक्चर था, ये जो किसका हम अभी देख रहे थे, बॉस वाला अबू बकर का था, अबू बकर, उसमें अबू बकर के स्ट्रक्चर अंजला का था।
हाँ, उसमें सिर्फ 3 ही चीजें थी। एक वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक सीन गाड़ी का था, एक सीन बॉस का था घर में, और तीसरा जब वो तीनों इकट्ठा हो जाते हैं। 3 टोटल सीन्स थे। तो मैंने उसको कहा कि इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, इसमें इंटरकटिंग करो, इसमें एक्शन डालो। तो जो स्क्रीन प्ले है उसमें मुकम्मल एक्शन मौजूद होता है। स्ट्रक्चर में तो आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि जी पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसमें आप तफसीलात बताए बगैर, आपसे मैंने कहा था कि बस मुझे नंबर करके बता दो, पहले क्या होगा और फिर क्या होगा। जो स्क्रीन अच्छा प्ले था, मैम, स्टोरी बोर्डिंग बनाने के लिए हमें स्क्रीन प्ले की जरूरत नहीं होती क्या, या हमें जरूरत होती है? नहीं, वो देखिए, आपको आपके पास अगर पूरा मुकम्मल फुली डेवलप्ड स्क्रिप्ट होगा तो उसके बाद ही आप स्क्रीन प्ले जाएंगे, राइट। आप स्टोरी बोर्डिंग से पहले आपके पास तमाम मुकम्मल स्क्रिप्ट मौजूद होगा, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स भी मौजूद होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट राइटिंग तो नहीं पढ़ा रही ना। मैंने आपको जो इसेंशियल नेसेसरी डिटेल्स बताई कि जी आप ये कर लें। फिर मैंने आपसे कहा, जैसे अबू बकर से मैंने कहा कि उसकी स्टोरी में डायलॉग्स मौजूद नहीं है। आपके काफी सारे लोगों की स्टोरीज में डायलॉग्स मौजूद नहीं थे। उसने 3 सीन्स को 16 लिखा हुआ था, एंड आई सेड कि ये 16 नहीं है, ये 3 ही है, लेकिन तुम इसको इंटरकटिंग के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो। उन 3 सीन्स में यस जैसे ही वो इंटरकट करेगा अपने बॉस के बीच में और गाड़ी के सीन्स के बीच में, तो वो 3 के बजाय अचानक ही 6, 7, 8 खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है। और फिर अगर ओके गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया या कुछ और हुई, तो उसके थ्रू भी तो वो उसको डेवलप कर सकता है ना। तो मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि एडिटर को अपने दिमाग में रख के अपनी कहानी डेवलप करो। सो बेसिकली जो ओके है तो वो, मैम बेसिकली, सॉरी मैम मैं कटिंग कर रही हूँ आपकी बात की, बट मैम यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था कि हम स्क्रीन पे प्ले खुद से मतलब एक इमेज अपने दिमाग में बना लें, जैसे आपने अबू बकर को समझाया कि ये हाँ आपने देखिए, लोकेशन किस तरह हाँ मतलब ये बनानी है स्टोरी बोर्डिंग के लिए। हाँ, मैंने आप लोगों से स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मांगे ही नहीं है, राइट। मैंने आपसे एक स्टोरी और स्ट्रक्चर जरूर मांगा था, ताकि आप खुद से स्टोरी और स्ट्रक्चर कंसीव कर सकें। और अभी जो मैंने अबू बकर से बात की थी, वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैंने उससे कहा कि थिंक विद एडिटर इन योर हेड, थिंक विद कैमरामैन इन योर हेड, थिंक कि आप इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। और फिर मैंने कहा कि थिंक कि कोई सीन 1 मिनट से ज्यादा लंबा ना हो। तो फिर देन आई सेड टू हिम कि इंटरकट, आप 2 अलग सिचुएशंस के बीच में इंटरकट करें, पैरेलल एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन। पैरेललिज्म और चीज होती है, पैरेलल तो पास्ट एंड प्रेजेंट में भी हो सकता है, राइट। साइमल्टेनियस एक्शन जो कि बॉस जो है, आप में से पता नहीं आप लोगों ने फिल्म देखी कि नहीं देखी, जाने तू, जो आमिर खान की पहली फिल्म थी ना, आमिर खान की नहीं, सॉरी, इमरान खान की, जाने तू ना जाने, कुछ इस तरह का। तू या जाने ना, हाँ, जाने तू या जाने जाने ना। जाने जाने तू या जाने ओके ना का जो आप देख रहे हैं कि लास्ट सीन जो है, लास्ट सीन में जब वो लड़की एयरपोर्ट पे जा रही है, वो बहुत बोरिंग बात है कि द गर्ल इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। लेकिन उसका यस जो साइमल्टेनियस सेक्शन है, वो आमिर खान जो है वो जेल से घोड़े पे सवार होके एयरपोर्ट आता है, राइट। वो यस खासा, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन है। तो वो जो लड़की का एयरपोर्ट जाना है वो बहुत बोरिंग एक्शन है। लेकिन आमिर खान का जेल से, इमरान खान का जेल से घोड़े पे सवार होना, रास्ते में अपनी माँ की गाड़ी को क्रॉस करना, फिर उसकी माँ को उससे उसकी दोस्त कहती है कि ये तुम्हारा बेटा था ना, तो वो कहती है नहीं, ये मेरे शौहर का बेटा था, राइट। क्योंकि वो तो अपने बेटे को तमाम चीजों से दूर रखती है, जेल से, घोड़े से, हर चीज से। सो बेसिकली वो लड़की का एयरपोर्ट जाना वॉज बोरिंग पार्ट, इस घोड़े पे जेल से निकल के जाना और फिर उसकी माँ का क्रॉस करना, वो साइमल्टेनियस एक्शन है। वो 2-3 चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। उसी वक्त उसकी माँ भी सड़क पे गुजर रही है, उसी वक्त वो लड़की एयरपोर्ट जा रही है, उसी वक्त ये खुद भी एयरपोर्ट पे जा रहा है उसको रोकने के लिए। तो वो 3 चीजों में जब आपने एक एक्शन को, आप अपने फिल्म के जो एक्शन को 3 डिफरेंट एक्शंस में कट कर दिया ना, तो वो 3 साइमल्टेनियस कटिंग्स की वजह से वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। तो इस वजह से मैं कही थी कि आप उसको, ये तमाम अलग अलग चीजें ही होती हैं। आप स्टोरी बोर्ड को
स्क्रीन प्ले से मिक्स नहीं कर सकते। जब आपका स्क्रिप्ट मुकम्मल होगा, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मुकम्मल होंगे तो बेसिकली स्टोरी बोर्ड उसके बाद ही बनेगा। लेकिन आप लोगों से मैंने सिंपली ये किया कि सिलेक्ट अ स्टोरी, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप स्टोरी बोर्ड कंसीव कर लें। तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप मुझे स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स पे लिख के दें, अनलेस कि अगर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास में कोई स्क्रिप्ट लिखा था और उसका स्टोरी बोर्ड मुझे दे रहे हैं, तो देन यू कैन सर्टेनली सबमिट देम टुगेदर। आपने मेरी क्लास में जो भी आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी तो आपको मेरी क्लास में भी मिली ना, तो यस और मैम। हमने स्टोरी के हिसाब से भी कुछ चीजें डिस्कस की। तो बस आपको मेरी आखिरी सजेशन सिर्फ यही है कि आप एडिटर को अपने दिमाग में रख के स्टोरी कंसीव करें। शूटिंग ओके भी मैम। एडिटर को दिमाग में रख के करें। थिंक अबाउट इट कि वैरायटी कैसे क्रिएट होगी, एक्शन कैसे डेवलप होगा, साइमल्टेनियस एक्शन या पैरेलल एक्शन जो है उससे आप उसको कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी मिस, मेरी स्टोरी है, इसका नेम है दीवानगी। को दूसरे एक ही से शहनाज और तैमूर एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। और शहनाज, मिस मेरी ना एक्चुअली उर्दू वीक है। कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। आप चाहें तो इधर से पढ़े बगैर जबानी बता दें। आपने सिर्फ ये कहा कि हम जमात हैं, दोनों का टाइम एक दूसरे के बगैर नहीं गुजरता, और स्कूल जो है वो साइकिल पे वो जाते हैं इकट्ठा, दोस्ती बहुत ज्यादा है, और वो जो है एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को पसंद करने लग गए। उसके बाद आपने कहा कि तैमूर जो है वो फौज में जाना चाहता है, ऐसे ही है, और वो बहुत मेहनत करता है, और फिर वो उसको खबर सुनाता है कि जी बॉर्डर पर उसकी पोस्टिंग हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा कि ये वक्त इसी तरह गुजरता जाता है, और फिर उसकी बॉर्डर से सवात पोस्टिंग हो जाती है, और जब वो घर आता है तो शहनाज अपने घर वालों को तैमूर के बारे में बताती है, अपनी पसंदीदगी का जिक्र करती है, और उसके बाद उन दोनों की मंगनी हो जाती है। फिर आपने कहा कि उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपने ये लिखा ना, LOC पे उसकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, और फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान खबर आती है कि चंद नौजवान हो गए, और उसमें इनको खबर ये होता है कि जी तैमूर भी शायद शहीद हो गया, और शहनाज को सदमा पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये लिखा कि समंदर या साहिल के किनारे वो शायद नहीं है, और उसको वो स्कूल का गुजरा हुआ दिन और साइकिल पे उसके साथ ट्रेवल की बातें याद आ रही हैं, और जब वो तो याद कर रही है। जी जी। ठीक है, तो और फिर वो समंदर की तरफ चल पड़ती है। ठीक है, वो समंदर में भीग जाती है, और फिर वशी के आलम में उसको कोई बंदा वहां से खींचता हुआ बाहर लाता है, और जब होश आती है तो फिर देखती है तो इस अनजान आदमी के साथ फिर वो घर आ जाती है, स्ट्रेंजर के साथ। अच्छा, ये स्केचेस आपने बनाई हैं? यस मैम। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों की स्ट्रेंथ ये है कि आपकी क्लास में फाइन आर्ट्स के लोग हैं, यू कैन कंसीव। तो शहनाज उसके साथ आपने कहा कि तैमूर के घर होती है, तो कभी तैमूर शहनाज के। अच्छा, ये दो अलग अलग सीन्स होंगे, क्योंकि अगर वो देखे ना आपने, अगर वो उसके घर पे है, ये बचपन के दोस्त हैं, ये एक सीन है। आप इसको आपने इसमें आपने लोकेशन कंसीव नहीं की। ठीक है, आपने लोकेशन नहीं कंसीव की कि बचपन की दोस्ती जो है वो शहनाज के घर में ये बच्चे खेल रहे हैं, या शहनाज के घर के लॉन में खेल रहे हैं, या तैमूर के घर के लॉन में खेल रहे हैं, या सोसाइटी के पार्क में हैं। तो ये चीजें आपने लेकिन आपने उस पर लोकेशन कंसीव करनी है और वक्त कंसीव करना है, क्योंकि शायद आफ्टरनून का टाइम हो। फिर दोनों साथ खेलते, ये आपने, ये बिल्कुल ठीक है, ये दोनों इकट्ठा बाइक चला रहे हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। फिर आपने कहा कभी शहनाज उसके घर है और कभी तैमूर उसके घर है, तो शहनाज के घर में अगर तैमूर आता है
देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो आपको ये डिसाइड करना है कि शहनाज के घर जब तैमूर आता है तो वो शहनाज के कमरे में घुस के बात करता है या उसके ड्राइंग रूम में बैठ के बात करता है, राइट, या वो उनके साथ इतना फ्री है कि उसके पीछे पीछे किचन में घुस गया। तो आपको ये सारी डिटेल्स तय करनी है कि वो उसके घर में है तो वो कहाँ पे है, और क्या वो डाइनिंग, और जब शहनाज तैमूर के घर पे है तो क्या वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, राइट, कि और नहीं तो मतलब अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं तो उसके घर में, तो फिर क्या वो गोलगप्पे खा रहे हैं मिसाल के तौर पे। ये छोटी छोटी सी आपको डिटेल्स जब डिसाइड करेंगी तो फिर आपका स्टोरी बोर्ड तो उस डिटेल से ही निकलेगा ना, कि आपकी लोकेशन क्या है, और आपको लोकेशन समेत सीन कंसीव करना है। फिर आपने कहा कि जवान हो गए और इनकी दोस्ती पसंदीदगी में बदल गई, तो यहाँ पे अगर वो दोनों बच्चे थे, सपोज कि बच्चे गोलगप्पे खा रहे थे मिसाल के तौर पे, शहनाज और तैमूर जो है वो गोलगप्पे खा रहे हैं, और आपने गोलगप्पे का क्लोज शॉट दिखाया, प्लेट में गोलगप्पे दिखाए, और जब आप प्लेट के शॉट से बाहर निकली तो पहले पिछले शॉट में बच्चे थे, अगले शॉट में बड़े हैं, ठीक है, और वो बड़े भी हैं तो गोलगप्पे खा रहे हैं, राइट। तो वो गोलगप्पों को आप ट्रांजिशन के तौर पे इस्तेमाल करती हुई कि वो यहाँ पे वो दोनों बच्चे गोलगप्पे खा रहे थे, और फिर आपने गोलगप्पे की प्लेट दिखाई, और उसके बाद प्लेट के बाद वापस उन दोनों को दिखाया तो वो बच्चे नहीं थे, बड़े थे। आपको समझ में आ गया ना ये क्या हुआ है। या इवन ये जो समंदर का शॉट है कि समंदर के शॉट से पहले बच्चे थे और समंदर के शॉट से जब आप वापस आई तो समंदर के किनारे वही दो बड़े बैठे हुए थे ना, ठीक है। अब आपने लिखा कि शहनाज को आर्मी ऑफिसर अच्छे लगते थे। अच्छा लगना दिमाग में होता है, राइट। आप इसको सीन दिखा रही हैं, सीन में आप अच्छे लगते कैसे दिखाएंगी कि उसको आर्मी ऑफिसर्स अच्छे लगते थे। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जब मैं आपसे कहती हूँ कि थिंक विजुअली, तो इसमें आपको वो उसको मिसाल के तौर पे टीवी पे कोई आर्मी ऑफिसर नजर आ रहा था और वो कहती है नहीं 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 मुझे देखने दो, मुझे फौजी अच्छे लगते हैं, और वो जो तैमूर है उसका डायलॉग सुन के कहता है कि अच्छा फिर मैं फौजी ज्वाइन कर लेता हूँ, राइट। तो आपने ये एक सीन नहीं है, ये ज्यादा सीन्स हैं। मतलब आर्मी ऑफिसर का अच्छा लगना एक सीन है, तैमूर का आर्मी ज्वाइन करना एक अलग सीन है, और इम्तिहान देना एक अलग सीन है। तो अब इसको आप एक के बजाय 2-3 में भी डिवाइड कर सकती है ना। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि शहनाज को आर्मी ऑफिसर अच्छे लगते थे, तो शायद टीवी पे हो सकता है 23 मार्च का प्रोग्राम चल रहा हो, राइट। तो इसका मतलब है कि टीवी पे आपको कोई प्रोग्राम टाइप कोई चीज चल रही होगी तो शहनाज जो है वो बड़े शौक से देखती है, और तैमूर उसके साथ अगर बैठा हुआ है तो वो उसकी एक्साइटमेंट को रियलाइज करता है, और फिर वो फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे जाता है और वो अप्लाई कर देता है, और फिर आप उसको कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आर्मी का उसने एग्जाम दे दिया है, तो ये उसमें चला गया, तैमूर आर्मी में चला गया। ये शायद उसके घर का सीन है, शहनाज और उसके घर वाले और सब लोग जो है वो तैमूर को सी ऑफ कर रहे हैं ना पार्किंग में खड़े हुए, उसकी माँ आर्मी में चला गया। तो सीन में तो काफी सारे लोग होंगे, उसकी फैमिली होगी, आर्मी में कैसे पता चला गया। मिसाल के तौर पे तैमूर के वालिद उसको लेके गाड़ी में बैठ रहे हैं और पार्किंग में बैठ के ये सब लोग कह रहे हैं कि जी ये आर्मी में जा रहा है, और या फिर फैमिली जो है वो उसको फॉर एग्जांपल काकुल एयरबेस जो कि या काकुल आर्मी का जो एक ट्रेनिंग सेंटर है वो वहां पे एबटाबाद में शायद उसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस वक्त आपने लोकेशंस नहीं डिसाइड की भी ना, आर्मी में चला गया तो वो कौन सी बोर्ड में जी मैंने लोकेशंस मेंशन करनी है स्टोरी बोर्ड में। स्टोरी देखें आपको स्टोरी बोर्ड में लोकेशन मेंशन नहीं भी की तो नजर तो आ रही है ना, ये देखें जी जी। जब आपने जैसे ही आपने ये इमेज बनाई तो ये नजर आ गया ना कि ये शायद पार्क है या सड़क है, पीछे दरख्त हैं, लोकेशन नजर आ गई, राइट। उसी तरह जब आप कह रही हैं ये समंदर का सीन है या कहाँ का है, पानी में बैठे हुए किधर बैठे हुए, लोकेशन नजर तो आ रही है ना। जब आप सीन डिस्क्रिप्शन लिखती हैं, आपसे पिछले फर्स्ट स्टोरी बोर्ड में मैंने आपसे सीन डिस्क्रिप्शन लिखने को कहा था, तो सीन डिस्क्रिप्शन फिर आप यही लिख रही हैं ना। मिसाल के तौर पे जो तारिब आप ही का था, वो आपका ही था ना जौहर वाला, तो वो जौहर तो वो जौहर जो था वो उसके पैलेस के अंदर ही हो रहा था ना,
कि वो जी इतनी बिल्कुल। सारी औरतें सीढ़ियों पे वॉक करती हुई नीचे उतर रही थी, तो वो लोकेशन तो उसमें लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन आप लोकेशन के मुताबिक लिखेंगे ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अगर लिखती हैं कि वो समंदर में के किनारे बैठे खेल रहे हैं, तो लोकेशन फौरन उसी के अंदर आ गई। इसके बाजुओं के बीच में से बाहर पीछे डूबता हुआ सूरज भी नजर आ सकता है, राइट। अगर डूबता हुआ जी जी सूरज ना भी हो तो वो लोकेशन में तो आपकी खुद ब खुद लोकेशन आपको अपनी सारी लाइटिंग की डिटेल, आपने यहाँ लिखा आर्मी में चला गया, तो आर्मी में कैसे चला गया देखे ना। अगर सपोज कि अगर मेरा बेटा आर्मी ज्वाइन कर रहा है फॉर इंस्टेंस, तो आर्मी में जाना एक ये भी है कि वो आज घर से निकल रहा है और शायद वो गाड़ी में बैठ रहा है, एंड प्रोबेबली यू कैन से कि जी अब्बा ने उसको गाड़ी में बिठाया और वो घर से निकल गए, और ये एक डायलॉग से पता चला कि ये आर्मी ज्वाइन कर रहा है। दूसरा मैंने आपसे कहा कि वो एबटाबाद में वो जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके बाहर का सीन है कि माँ बाप दोनों अपने बेटे को उतार रहे हैं वहां पे, और पीछे आपको एबटाबाद ट्रेनिंग सेंटर या जो भी कोई एक वो नजर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, तो उससे उसमें लोकेशन नजर आ जाएगी ना कि आर्मी में चला गया। कैसे पता चलेगा आर्मी में चला गया, राइट। जी तो वो आप जी उसको मैम। उसको सीन को उसकी डिटेल में ही कंसीव करेंगे। तैनाती वाहगा बॉर्डर पे हुई, तो वो आप तैनाती को वाहगा बॉर्डर पे कैसे दिखाएंगी। वाहगा बॉर्डर का एक सीन तो होगा, या जिसपे गेट के ऊपर वाहगा लिखा हुआ है, या वाहगा के ऊपर मतलब आपको वो पता चलेगा ना कि वाहगा को अगर आप सपोज यहाँ पे, अगर मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ही लिख देती हूँ वाहगा, ये मैंने इंटरनेट में आपको दिखाती हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया वागा, और इंटरनेट पे जाके जब मैं वागा लिखती हूँ तो आपको वागा की कुछ इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी ना, ऑनलाइन आपको वागा की इमेजेस मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ लिखा वागा वागा, तो आपने फिर सिंपली ये डिसाइड करना है कि अब आपने तैमूर या जो भी नाम है उस कैरेक्टर का, उसको अगर आप वाघा बॉर्डर पे दिखा रहे हैं, आप ये देखिए ये बैक में आपको काफी सारी वाघा की इमेजेस नजर आ रही हैं। अब सपोज कि आपने इस तरह का पीछे एक फ्लैग ही नजर आ रहा है, राइट, और आपका कैरेक्टर फ्रंट पे खड़ा हुआ है, यू नो, तो या तो आप कोई भी चीज जो है वो लोकेशन के बगैर नहीं कंसीव कर रहे थे। अब आप ये देखें, ये वाघा बॉर्डर है, आप देख रही हैं, वो शायद यहाँ पे था, आपने लिखा है कि उसकी वाघा पे तैनाती हुई, तो प्रोबेबली एक फौजी इस जगह पे खड़ा हुआ है लॉन्ग शॉट में, पीछे बैकग्राउंड में आपको इस तरह नजर आ रहा है, और यहाँ आपका फुल कैरेक्टर खड़ा हुआ है पूरे फ्रेम। सो बेसिकली आपसे मैं सिर्फ यही कह रही थी कि इस वक्त जो आपने यहाँ पे सीन्स लिखे हुए हैं, वो सीन्स ना तो लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि आपका जो स्टोरी बोर्ड का जो फ्रेम है उसमें नजर क्या आएगा। जबकि स्टोरी बोर्डिंग का तो फ्रेम आपको क्लियरली दिखा रहा होता है कि ये बाइक पे बैठे हुए हैं, ये पार्क में या समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, या ये वाघा बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। तो इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि जितनी डिटेल में देखें स्टोरी बोर्ड का मतलब है कि यू आर थिंकिंग विजुअली, लेकिन जब आप ये देखें कि इस वक्त जो आपका स्क्रिप्ट है वो नहीं बता रहा कि यू आर थिंकिंग विजुअली इन दैट मच डिटेल, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई है कि आपका टेक्स्ट जो है वो उतनी डिटेल्स नहीं बता रहा जितनी आपकी इमेज बता रही है। ये देखें, ये जो इमेज है, ये इमेज तो बड़ी डिटेल में बता रही है कि ये दोनों बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक चला रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ये लिखा हुआ था दोनों साथ घूमते थे या खेलते थे, उससे तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ घूमते थे या चलते थे, लेकिन यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि कैसे साथ घूमते थे। तो मैं आपसे बस यही कह रही हूँ कि यही डिफरेंस है विजुअल थिंकिंग का और टेक्सचुअल थिंकिंग का। तो आपको अपनी टेक्सचुअल थिंकिंग में डिटेल डालेंगी तो फिर टेक्सचुअल थिंकिंग की जो डिटेल है वो आपकी विजुअल थॉट में जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट। तो आप लोग फिर बस एंजॉय करें, जिसने मुझसे डिस्कशन करनी हुई वो मुझे बता देगा तो मैं जूम मीटिंग कर लूंगी।
चलो ठीक है थैंक यू सो I मच think मैम। ma'am, सारे hard working woman. आप सारे ही हार्ड वर्किंग हैं, तो और आप सारे ही माशाल्लाह से इंटेलिजेंट लोग हैं। यू आर वर्किंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, मैम। हाफिज। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, रमजान मुबारक, अल्लाह हाफिज। हाफिज।